अपने दादाजी को देखकर क्रिया ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और थोड़ा उदास होते हुए बोली, दादाजी क्या मैं आपको याद हूँ? क्रिया को एक नजर देखकर दादाजी ने अपना चेहरा वापस दीवार की तरफ कर लिया और अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगे। खुद को पहचानता हुआ न देखकर क्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने दादाजी को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, दादाजी आप मुझे कैसे भूल सकते, मैं आपकी पोती हूँ, आपकी क्रिया। क्रिया को रोते हुए देखकर दादाजी का दिल भी बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो क्रिया को पहचानने की कोशिश तो कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ धुंधली यादें ताजा हो रही थी। अचानक ही उनकी धुंधली और कमजोर आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अचानक ही दादाजी ने अपने कांपते हुए हाथों को क्रिया के सिर पर रख दिया और उसे आशीर्वाद देने लगे। क्रिया ने जब देखा कि उसके दादाजी उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसने रोते हुए ही अपने दादाजी को देखा। इस वक्त उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। क्रिया ने खुश होते हुए दादाजी के हाथों को थाम कर कहा, दादाजी आपने मुझे पहचाना क्या? मैं आपकी क्रिया हूँ, आपकी कल्याणी की क्रिया। धीरे धीरे दादाजी अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगे और धीरे धीरे क्रिया का नाम पुकारने लगे, क्रिया क्रिया। अचानक ही दादाजी की आंखों के सामने अपनी क्रिया का बचपन घूमने लगा। अपने साथ बिताए हुए क्रिया की खुशी के पल याद आने लगे। अचानक ही उन्होंने रोते हुए क्रिया को अपने गले लगा लिया और बोले, क्रिया मेरी बच्ची, तेरे एग्जाम कैसे हुए? कितने % बनी तेरी कॉलेज में? और अब तू कौन सी क्लास में हो गई है? दादाजी की बात सुनकर क्रिया समझ गई थी कि दादाजी को अभी भी यही लग रहा है कि वो कॉलेज में। क्रिया उनका साथ देने लगी और कहने लगी, आपको पता है दादाजी, मैं हमेशा से जिस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी फाइनली उसमें मेरा एडमिशन हो गया है। क्रिया की बात सुनकर दादाजी ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है मेरी क्रिया बहुत ब्रिलियंट माइंडेड है। अचानक ही क्रिया को कुछ याद आया और उसने अपने दादाजी के पलंग के नीचे कपड़े का बैग देखा। दादाजी को जब पुराने कमरे से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा था तब उन्होंने इस बैग को कस कर पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बैग को किसी को छूने भी नहीं देंगे। क्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। अचानक ही दादाजी ने वो बैग उठाया और रहस्यमयी तरीके से उस बैग को खोलने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्रिया बेटा, तुम्हारा रिजल्ट वाकई में अच्छा था और इसलिए तुम्हारे दादाजी तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। मैं तुम्हारा फेवरेट रेड वेलवेट केक लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्रिया ने जैसे ही बैग में रखे डिब्बे को बाहर निकाला तो एक एल्यूमिनियम का डिब्बा था जिसके अंदर काफी टाइम से एक केक का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर अभी तक तो फंगस आ गया था। क्रिया हैरानी से सोचने लगी कि दादाजी ने कितने सालों से इस केक को रखा हुआ होगा। इस वक्त क्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। दादाजी को कितने सालों से अल्जाइमर था, वो सब कुछ भूल गए थे और आज तक ये नहीं भूले थे कि क्रिया को रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है। न जाने कितने सालों से दादाजी ने केक के इस टुकड़े को संभाल कर रखा होगा, इस उम्मीद में कि एक दिन क्रिया आएगी और इसे खाएगी। जल्दी से क्रिया ने अपने लाया हुआ चॉकलेट केक दादाजी को दे दिया। दादाजी को चॉकलेट केक बहुत पसंद था। इस वक्त दादाजी के चेहरे पर किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी साफ नजर आ रही थी। दादाजी खुद ही ताली बजाते और उस केक को कट करके पहले उन्होंने एक टुकड़ा क्रिया को खिलाया और दूसरा खुद खाकर ऐसे हंसने लगे जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। कुछ देर के बाद क्रिया दादाजी को गार्डन में ले आई ताकि उन्हें ताज़ा धूप और अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। गार्डन में इन लोगों ने थोड़ी एक्सरसाइज की और जब दादाजी को थकान होने लगी तो वापस कमरे में आ गए। दादाजी को कमरे में छोड़कर क्रिया जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा कि सामने साक्षी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी और आवाज में उसका नाम भी शामिल था। क्रिया वहीं रुक गई और चुपचाप अंदर की बातें सुनने लगी। साक्षी इस वक्त गुस्से और चिढ़ से अपनी माँ से पूछ रही थी, मॉम आखिर डैड को हो क्या गया? अचानक से उन्हें क्रिया पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? पहले तो उन्हें कभी अपनी बेटी की याद नहीं आई, हमेशा उसके साथ जानवरों जैसा गंदा व्यवहार रखते थे, तो अचानक से उनके ये तेवर कैसे बदल गए? साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके घर में क्या नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। इसीलिए वो अपनी माँ को एक कमरे में बुलाकर इसके बारे में पूछ रही थी। साक्षी का सवाल सुनकर उसकी माँ माया ने साक्षी से कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ, पर यह बात तुम्हारे मुंह से किसी के सामने नहीं निकलनी चाहिए। इतना कहकर माया ने साक्षी के कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा जिसे सुनकर साक्षी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उसने हैरान होते हुए कहा, व्हाट द हेल, ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्रिया डैड की सगी बेटी नहीं है। बाहर खड़ी क्रिया ने ये सारी बातें सुन ली थी। अचानक से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जन्म का इतना बड़ा सच उससे छुपाया गया था। क्रिया की आंखों में अचानक से आंसू बहने लगे। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, देवांश गिल मेरे असली पापा नहीं है? अगर ये बात सच है तो मेरे असली पापा कौन है? क्रिया जहां एक तरफ सदमे में थी तो वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर माया ने साक्षी को डांटते हुए कहा, चिल्लाओ मत, ये बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर क्रिया जहां सदमे में थी तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे हमेशा से दूसरी बीवी की बेटी और नाजायज कहकर बुलाया जाता था, पर अब फाइनली ये सारी बातें मायने नहीं रखती। आज पहली बार साक्षी को खुद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और क्रिया पर उसे दया आ रही थी। साक्षी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनको गोल गोल घुमाते हुए खुशी से बोली, इसका मतलब गिल परिवार की इकलौती बेटी मैं हूं। इस पूरे घर पर सिर्फ अब मेरा राज चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है सब पर, उस क्रिया का नहीं। मॉम आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अचानक ही साक्षी के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी माँ से एक्साइटेड होते हुए पूछा,
अगर पापा क्रिया के बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो फिर उसके असली पापा कौन है? साक्षी का सवाल सुनकर माया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके असली पापा कौन है। कल्याणी के अतीत में उसके चाहने वाले बहुत थे, जाने किसका खून है वो। मुझे तो बस इतना पता है कि कल्याणी ने जब देवांश से शादी की थी तो उस वक्त क्रिया पहले से ही उसके पेट में थी। साक्षी को अब जाकर समझ में आ रहा था कि क्यों उसके पापा क्रिया को कभी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे मारते रहते थे, और क्यों हर छोटी बात पर उसे मारते थे और जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। क्योंकि क्रिया उसके पापा की सगी बेटी नहीं थी, इसीलिए उसके पापा ने कभी भी उसे बेटी की तरह प्यार दिया भी नहीं। साक्षी ने खुश होते हुए कहा, इस क्रिया की तो पूरी जिंदगी झूठी निकली, माँ मर गई और बाप का पता नहीं। साक्षी की बातें सुनकर माया ने भी खुश होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने कल्याणी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसकी प्रॉपर्टी और पैसा हासिल कर सके। तुम जानती नहीं हो, पर आज घर में जितना भी सामान है उसमें से ज्यादातर सब कुछ कल्याणी अपने दहेज में लेकर आई थी, और ऋषभ की कंपनी वो भी क्रिया की बदौलत ही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची। तुम्हारे डैड रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट के लीड डायरेक्टर है, मुंबई में उनका नाम है, वो सब कुछ क्रिया की वजह से ही हुआ है। चाहे कुछ भी कहो, ये लड़की और इसकी माँ हमारे बहुत काम आई है। ये सारी बातें सुनकर क्रिया कमरे के बाहर गुस्से से लाल हुए जा रही थी, और साथ ही साथ ये सारी बातें उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग भी थी। इस पूरे परिवार में उसके दादाजी को छोड़कर कोई भी क्रिया को इंसान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सब लोग अपने अपने लेवल के हैवान थे। न जाने कौन से लालच का कीड़ा काटा था इन लोगों को, जो ये पैसों के लिए इस हद तक गिर गए थे। एक बात थी जो साक्षी को पसंद नहीं आई। उसने अपनी माँ से कंफ्यूज होते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं मॉम? हमारी सक्सेस से क्रिया का क्या लेना देना है? वो तो इतने सालों से लंदन में थी, उसने तो कभी हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं भेजा। साक्षी का ये सवाल सुनकर माया ने उससे कहा, इतनी भी स्टूपिड मत बनो साक्षी। तुम्हें क्या लगता है कि प्रोडक्शन का मालिक कार्तिक मित्तल हमारी मदद क्यों कर रहा था? क्यों वो हम लोगों पर इतनी मेहरबानी दिखा रहा था? ये सब कुछ क्रिया की वजह से ही है। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी ने हैरान होते हुए कहा, इन सबसे क्रिया का क्या लेना देना? कमरे के बाहर खड़ी क्रिया अभी भी सारी बातें सुन रही थी। वो भी ये सुनकर हैरान थी कि कार्तिक उसकी वजह से इन लोगों की इतनी मदद क्यों कर रहा है। क्रिया भी सवाल का जवाब अब जानना चाहती थी। साक्षी का सवाल सुनकर माया ने उसे बताया, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हारे दादा बता रहे थे कार्तिक मित्तल क्रिया से प्यार करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से क्रिया मुंबई छोड़कर चली गई और कार्तिक उसे ढूंढ ही नहीं पाए। तब से वो क्रिया की खुशी के लिए हम सबकी मदद कर रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा तो ये बात थी, इसीलिए कार्तिक मित्तल हम पर इतना मेहरबान हो रहा था। रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी को इस इंडस्ट्री में सक्सेस दिलाने के लिए कार्तिक की के प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत जद्दोजहद की थी। बाहर खड़ी क्रिया को आज अपने सवाल का जवाब मिल ही गया था कि आखिर कार्तिक देवांश, ऋषभ और साक्षी जैसे घटिया लोगों की मदद क्यों कर रहा था। क्रिया ने खुद के मन में सोचा कि कार्तिक ने उसके अच्छे के लिए इन लोगों की मदद की थी, पर ये लोग किसी की मदद के लायक ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक मेरे खातिर मेरी लाइफ के सबसे बुरे लोगों का अच्छा कर देगा। कार्तिक की लाइफ की सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट है ये लोग, क्योंकि वो घर में भेड़ियों को पाल रहे थे। इनके जैसे धोखेबाजों को अपने घर में जगह देने से वो खुद को ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था। हालांकि माया का कहा हुआ शब्द क्रिया के कानों में गूंजने लगा कि कार्तिक को उससे प्यार हो गया था। दूसरी तरफ कमरे में साक्षी कंफ्यूज और गुस्सा होते हुए बोल रही थी, इसका मतलब 5 साल पहले ही कार्तिक को क्रिया से प्यार हो गया था? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उस क्रिया में ऐसा क्या देख लिया कार्तिक मित्तल ने? अरे ऋषभ को क्रिया पसंद नहीं आई थी तो फिर कार्तिक मित्तल को कैसे पसंद आ गई? अपनी बात कहते वक्त साक्षी की बातों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन सारे सवालों के जवाब तो प्रिया भी जानना चाहती थी। अचानक ही साक्षी के दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, इसका मतलब कुछ दिन पहले कार्तिक सेट पर क्रिया के लिए आया था और क्रिया को थप्पड़ पड़ते हुए देखकर उसने जानबूझकर मुझे थप्पड़ मरवाए थे। माया ने साक्षी की बात नहीं सुनी थी, पर फिर भी साक्षी को समझाते हुए बोली, देखो साक्षी, तुम्हारे पापा का एटीट्यूड क्रिया के लिए बदल गया है। क्रिया अब देवांश के लिए और हम सब के लिए सोने की मुर्गी का काम कर रही है। जब तक उसके सरनेम के साथ गिल लगा रहेगा तब तक तुम्हारे पापा रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी में अपनी जगह बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारा और ऋषभ का करियर भी स्मूथली आगे बढ़ता रहेगा। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी ने उदास होते हुए कहा, ये सब करने के लिए बहुत लेट हो चुका है। क्रिया ने पहले ही अपना नाम बदल लिया है और अब सब लोग उसे मधुबाला गोयल कहकर बुलाते हैं। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी तो खड़े खड़े उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तो माया परेशान होते हुए अपना सिर पकड़कर बोली, व्हाट माय गॉड, मुझे ये बात जल्द से जल्द तुम्हारे डैड को बतानी होगी। इतना कहकर माया घबराते हुए कमरे से बाहर निकल गई और क्रिया वहीं कोने में कहीं छुप गई ताकि माया उसे देख ना सके। जब आसपास कोई नहीं था तो क्रिया अपने कमरे में चली गई। आज उसके लिए ये बहुत बड़ा और लकी डे था, क्योंकि आज उसे बिना मांगे ही भगवान ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। क्रिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में कार्तिक उससे प्यार करता है। क्या कार्तिक सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है? क्या इसीलिए वो हर वक्त मेरा साथ देता है? आज क्रिया को यह भी पता चल गया था कि देवांश उसका असली बायोलॉजिकल पापा नहीं थे और उसकी माँ देवांश से शादी करने से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसका मतलब देवांश से पहले माँ की लाइफ में कोई और था जिन्हें वो प्यार करती थी। क्रिया आज बहुत खुश थी कि वो देवांश जैसे आदमी की सगी बेटी तो नहीं थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो आज पार्टी करे। आज के बाद उसे कभी भी देवांश से बदला लेने से पहले खुद को कमजोर महसूस करवाने की जरूरत नहीं थी। भले ही ये सारी चीजें ठीक हो, पर क्रिया के दिमाग में अभी भी यही सारे सवाल चल रहे थे।
कौन होगा वो इंसान जिसने माँ से इतना प्यार किया था? अगर माँ उनसे प्यार करती थी तो उनसे शादी क्यों नहीं की माँ ने? कौन मेरे डैड? कैसे दिखते होंगे? मैं माँ पर गई हूँ या पापा पर? उस दिन माँ के ड्राइव में जो फोटो फ्रेम मिली थी उसमें लिखा कोई कोड वर्ड F, कहीं मेरे पापा का तो नहीं? और उस ब्रूस का क्या जो माँ ने मुझे आखिरी निशानी के तौर पर दिया था, क्या वो भी पापा ने ही माँ को दिया था? क्रिया के पास अभी बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब उसे नहीं पता था। इसी तरह सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया था और अभी भी क्रिया अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाई जा रही थी। अचानक ही क्रिया का ध्यान अपने कमरे में रखे सामान पर गया। बहुत सारा सामान कमरे से गायब था और बहुत सारी नई चीजें कमरे में रख दी गई थी। क्रिया ने गुस्से से खुद से ही कहा, जरूर माया को लगा होगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए इसने मेरे सामान को कहीं फेंक दिया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्रिया गुस्से से नीचे आई जहां माया लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। अभी तक माया का एटीट्यूड क्रिया के लिए पूरी तरह बदल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए क्रिया से कहा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी बेटा, लंच तैयार है, आ जाओ। माया की बात सुनकर क्रिया ने थोड़ा उदास और शांत होकर पूछा, माया, मेरे रूम में रखी हुई मेरी चीजों को क्या हुआ? कहाँ है वो? क्रिया बिना किसी सबूत के माया पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने शांति से पूछना ही ठीक समझा। हॉल में माया के अलावा देवांश भी बैठा हुआ था। देवांश को देखकर माया ने बहुत ही प्यार से जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम इतने टाइम से यहाँ नहीं थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारा सामान पड़े पड़े जंग ना लग जाए, इसलिए मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया। माया की बात सुनकर क्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत स्टोर रूम की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त काफी धूल मिट्टी भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई स्टोर रूम में आया ही नहीं है। उसने जल्दी से अपने पर्स से एक रुमाल निकाला और उसे फोल्ड करके अपने नाक और मुंह पर बांध लिया ताकि धूल उसके चेहरे पर ना लगे। स्टोर रूम में जो सामान उसका नहीं था उसे साइड में रखा और जो उसका था उसे एक तरफ निकाल लिया। क्रिया को बाकी सामान की चिंता नहीं थी, उसे तो बस अपनी माँ का वो बॉक्स देखना था। तभी उसे लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई दिया जिस पर ताला लगा हुआ था। क्रिया ने आज तक उसकी चाबी संभाल कर रखी थी। जैसे ही उसने पर्स से चाबी निकालने की कोशिश की तो अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसके सिर पर जोर से मारा और क्रिया दर्द से तड़पते हुए अपने सिर पर हाथ लगाकर वहीं बेहोश हो गई। मुंबई के शालीमार होटल के रूम नंबर 1109 में एक सफेद पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और बेड के बीचों बीच क्रिया बेहोश पड़ी हुई थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त क्रिया ने एक पिंक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका दूध जैसा शरीर कमरे के डिम लाइट की वजह से समंदर के किसी सफेद मोती की तरह लग रहा था। एक नजर क्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी समंदर में आराम कर रही हो। इस वक्त क्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि एक बार फिर से उसके अतीत को दोहराया जा रहा है, एक बार फिर से उसके शरीर को तोहफे में किसी और को सौंपा जा रहा है। 5 साल पहले भी उसके सो कॉल्ड पिता ने यही हरकत की थी, पर उस रात उसे धोखे के साथ एक खूबसूरत तोहफा भी मिला था और वो तोहफा था कार्तिक। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था, जो मैगी के साथ कमरे के गेट पर खड़ा था। कार्तिक अंदर आते ही देवांश को पुकारने लगा, मिस्टर गिल, कहाँ हैं आप? कार्तिक ने 2-3 आवाज दी पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। कार्तिक खुद ही अपनी ऑटोमेटिक व्हील चेयर से कमरे के अंदर आ गया। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां पर एक लड़की खूबसूरत नाइट ड्रेस पहने लेटी हुई थी। उस लड़की को वहां देखकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, आखिर देवांश गिल सोच क्या रहा है? इसका इरादा क्या है? देवांश गिल ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया और बेड पर ये एक लड़की है। ओह गॉड, डोंट टेल मी ये आदमी एक लड़की की मदद से मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बेवकूफ है? क्या इसे पता नहीं कि इस कंडीशन में मैं किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ? कार्तिक का ध्यान अभी तक उस लड़की के चेहरे पर नहीं गया था, वो तो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी अचानक से कार्तिक खुद को उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने से रोक नहीं पाया और जैसे ही उसने क्रिया का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार्तिक ने ऑलमोस्ट हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, क्रिया, ये तो क्रिया है, ये यहाँ क्या कर रही है? आखिर देवांश गिल सोच क्या रहा है? तभी कार्तिक को याद आया कि उसने एक बार देवांश को बताया था कि वो क्रिया को प्यार करता है और उसके परिवार को इस हालत में नहीं देख सकता है, इसीलिए सीक्रेट तौर पर उनकी मदद कर रहा है। ओह, तो अब देवांश गिल अपनी बेटी को किसी सामान की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरी गुड लिस्ट में आ सके। आखिर एक बाप इतना कैसे गिर सकता है? अपनी ही बेटी को अब किसी आदमी को बेच दी। अगर अभी तक मैं देवांश की मदद नहीं कर रहा होता तो अपने फायदे के लिए यह आदमी क्रिया को किसी और आदमी को बेच चुका होता। एक बार फिर आज कार्तिक का गुस्सा देखने लायक था। उसे इस वक्त देवांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उस आदमी को गोलियों से छलनी कर दे, उसका साथ देने वाले हर एक इंसान को जिंदा काट दे। कार्तिक जल्दी से व्हीलचेयर की मदद से क्रिया के सराहने गया और पास में बेड पर रखी हुई ब्लैंकेट से उसे कवर करने लगा। हालांकि कवर करने से पहले कार्तिक की नजरें पूरी तरह क्रिया पर टिक गई। कार्तिक धीरे धीरे क्रिया की खूबसूरती में खोता जा रहा था। अचानक ही उसके शरीर में हलचल होने लगी। क्रिया को देखकर कार्तिक अपने होठों को काटने लगा और 5 साल पहले की होटल की उस रात में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके दिमाग में एक एक करके आने लगा। अचानक ही कार्तिक अपने सेंसेस में वापस आया और हैरान होते हुए खुद से बोला, वेट, व्हाट, दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं कभी भी खुशी फील नहीं कर पाऊंगा, पर आज क्रिया को देखकर मैं कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। असल में 5 साल पहले एक्सीडेंट के वक्त डॉक्टर ने कहा था कि कार्तिक की लोअर बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुकी है और वो कभी भी पिता बन ही नहीं पाएगा। जब ये बात कार्तिक को पता चली तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। उसे अपनी जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। कार्तिक पिता बनने की खुशी महसूस करना चाहता था, पर डॉक्टर के मना करने के बाद वो पूरी तरह टूट गया था।
हालांकि आज क्रिया को देखकर उसकी बॉडी में फिर से हलचल होनी शुरू हो गई थी। उसका पूरा शरीर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। कार्तिक इस वक्त इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड था कि उससे अपनी ये खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए और उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे मुंबई को बता दे कि वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के बाद कार्तिक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता था, पर जिंदगी ने उसे किसी भी हाल में नॉर्मल नहीं छोड़ा था। कार्तिक अपनी इंप्रूवमेंट देखकर खुश हो रहा था। तभी क्रिया को भी होश आ गया। जैसे जैसे उसकी आंखें खुल रही थीं वैसे वैसे उसके सिर के पिछले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। क्रिया अपने सिर को पकड़ते हुए बेड पर बैठ गई। तब उसने नोटिस किया कि उसका पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है और तभी उसकी नजर अपने पहने हुए कपड़ों पर गई जो उसके शरीर को अट्रैक्टिव बना रहे थे। पर क्रिया को इन सब चीजों से नफरत हो रही थी। वो इतना घबरा गई कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आह! अचानक ही क्रिया को अपने अलावा कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ और जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखी तो बगल में कार्तिक अपनी व्हील चेयर पर बैठा उसे ही दिख रहा था। कार्तिक को वहां देखकर क्रिया ने हैरान होते हुए कहा, कार्तिक तुम यहाँ? अभी तक कार्तिक ने अपने शरीर में हो रही बेचैनी को कंट्रोल कर लिया था और उसके दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो चुकी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब किसी झील की तरह शांत नजर आ रहे थे और आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए क्रिया की तरफ देखा और कहा, क्रिया। कार्तिक को वहां देखकर क्रिया ने तुरंत कंबल से खुद को कवर कर लिया और खुद को शर्म के मारे समेटते हुए बोली, कार्तिक ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम यहाँ क्यों? क्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कार्तिक ने अपने चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए और मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान है क्रिया। उन्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए था और इसलिए उन्होंने गिफ्ट के तौर पर तुम्हें मुझे सौंप दिया। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया हैरान रह गई। आखिर ये आदमी कभी नहीं बदल सकता, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? क्रिया को तुरंत समझ में आ गया कि उसके सिर पर चोट मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सौतेला पिता ही था जो उसे बेचने के लिए यहाँ लेकर आया था। एक बार फिर उसके परिवार वालों ने 5 साल पहले की हिस्ट्री को दोहरा दिया था। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे हुआ था। एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया गया था और ये लोग उसे दोबारा बेचने पर भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। ये बात क्रिया को अच्छी तरह समझ आ गई थी। पर देवांश गिल को नहीं पता था कि कार्तिक फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जा सकता है और उनकी की हुई मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्रिया ने एक नजर अपने बगल में बैठे शांत कार्तिक की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्रिया खुद को खुशकिस्मत मान रही थी कि इस बार भी वो कार्तिक को सौंपी गई थी। अगर कार्तिक की जगह कोई और होता तो शायद अभी तक क्रिया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। क्रिया अभी तक शांत हो गई थी पर उसके दिमाग में अभी भी माया और साक्षी की कही हुई बातें चल रही थी। कुछ सोचकर क्रिया ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अचानक क्रिया का यह सवाल सुनकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। क्या जवाब देगा कार्तिक क्रिया के इस सवाल का? क्या वो बता देगा क्रिया को सब कुछ सच सच? आगे की कार्तिक का जवाब ना सुनकर क्रिया ने अचानक से अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, कार्तिक क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? क्रिया का यह सवाल सुनकर कार्तिक ने छोटा सा जवाब देते हुए कहा, हाँ। कार्तिक क्रिया की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो इधर उधर देखते हुए ही क्रिया को जवाब दे रहा था। कार्तिक का इतना छोटा सा जवाब सुनकर क्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्रिया को कार्तिक का रवैया देखकर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा था पर फिर भी उसने पूछ लिया, कार्तिक क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्रिया को आज जानना ही था कि क्या सच में प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है कि बिना कोई किसी उम्मीद के भी 5 साल तक किसी के आने का इंतजार करे। क्रिया का सवाल सुनकर कार्तिक थोड़ा हैरान हो गया पर अब बारी कार्तिक की थी उस फीलिंग को महसूस करने की जो क्रिया ने आज सुबह महसूस की थी। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि क्रिया डायरेक्टली उससे इस तरह का कोई सवाल पूछ लेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। क्या वो क्रिया को बता दे कि वो उससे पागलों की तरह प्यार करता है? कार्तिक कुछ देर तक चुप रहा तो वहीं दूसरी तरफ क्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो अभी भी कार्तिक के जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक पूरे कमरे में शांति बनी रही। अगले ही पल कार्तिक ने अपना कोट निकाला और उसे क्रिया के हाथों में थमाते हुए कहा, इसे पहन लो। कार्तिक को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिया को क्या जवाब दे रहा है। ओह गॉड, मैं ये क्या कर रहा हूँ? पता नहीं क्रिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। कार्तिक का तो मन कर रहा था कि अभी एक जोरदार पंच वो अपने मुंह पर मार ले। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो लड़की आज खुद सामने से उससे पूछ रही थी और अपने प्यार का इजहार करने का मौका दे रही थी। पर कार्तिक तो इधर उधर की बातें करने में ही लगा हुआ था। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा, क्या प्यार का इजहार कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल है? क्या सिर्फ एक हाँ कहना इतना ज्यादा मुश्किल है? मैं क्यों क्रिया को नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? जब से पहली बार मैंने उसे देखा था तब से क्रिया बिल्कुल मेरी कियारा की तरह है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो क्रिया के लिए मेरे प्यार को कम कर सके। कार्तिक को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था पर फिर भी वो खुलकर अपनी बात नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्रिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में जल रही आग पर किसी ने पानी डालकर उसे बुझा दिया हो। क्रिया ने बहुत हिम्मत करके कार्तिक से ये बात पूछी थी। वो जानना चाहती थी कि कार्तिक इसके बारे में क्या सोचता है। क्रिया ने खुद से ही मन में कहा, जिस तरह से कार्तिक जवाब दे रहे हैं उससे तो साफ पता चलता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। तेरा भी दिमाग खराब है क्रिया, भला इतना बड़ा आदमी तुझसे प्यार क्यों करेगा? उसके पास क्या लड़कियों की कोई कमी है? इसकी अपनी बॉडी गार्ड इतनी खूबसूरत है, उसे छोड़कर ये मुझे देखेगा भी क्यों?
जहां एक तरफ प्रिया के दिमाग में उदासी भरी बातें चल रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ न जाने क्यों प्रिया को बार बार कार्तिक के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक वो शब्द नहीं बोल रहा है जो उसके दिल में है। कुछ सोचकर प्रिया ने मन ही मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कंडीशन और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कार्तिक थोड़ी डिसअपॉइंटेड है और शायद इसी वजह से वो अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे हैं। कार्तिक मुझे जरूर पसंद करते होंगे, वरना वो मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ हमेशा सुपर हीरो की तरह मुझे बचाने आ जाते हैं। सिर्फ व्हील चेयर पर होने की वजह से अगर कार्तिक मुझे खुद से दूर कर रहे हैं तो मुझे खुद उनके पास जाना चाहिए और उन्हें एहसास करवाना चाहिए कि वो दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है। एकदम से क्रिया अपने बेड से खड़ी हुई और कार्तिक का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, कार्तिक मुझे ध्यान से देखो, क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है? क्रिया का सवाल सुनकर कार्तिक की सांस उसके गले में अटक गई। वो बता भी नहीं सकता था कि इस वक्त क्रिया कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और क्रिया को देखकर उसे कितनी बेचैनी हो रही थी। बेचारे ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल जो किया हुआ था। अभी तक शर्म की वजह से कार्तिक के गाल पूरी तरह लाल हो गए थे। कार्तिक लगातार क्रिया से नजर चुरा रहा था। ये देखकर क्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कार्तिक कि तुम लड़कियों की तरह शर्माओगे। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने भी क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी हॉट लग सकती हो। कार्तिक के कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका काफी ज्यादा फनी था। उसकी बात सुनकर क्रिया को हंसी आने लगी। क्रिया को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखकर कार्तिक भी उसका साथ देने लगा। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने अपने कपड़ों पर हाथ लगाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे किसी क्वीन की तरह बिहेव करना चाहिए? क्रिया की ऐसी हरकत देखकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, अगर ये ऐसे ही करती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कार्तिक ने जल्दी से अपनी व्हील चेयर को कमरे के दरवाजे की तरफ मोड़ा और बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से चेंज करके आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कार्तिक के कमरे से बाहर जाने के बाद क्रिया अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। उसे कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन रह रहकर याद आ रहे थे। क्रिया ने कार्तिक का चेहरा इमेजिन करते हुए कहा, ही इज सो क्यूट यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े और अमीर आदमी के पीछे इतना क्यूट और इनोसेंट सा चेहरा छुपा हुआ है। जल्दी ही क्रिया को कमरे के एक कोने में अपना बैग रखा हुआ देखा जिसमें उसके सुबह से पहने हुए कपड़े भी थे। क्रिया ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अपना फोन निकालकर देवांश गिल को फोन लगाते हुए उससे कहा, अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर लो देवांश गिल। अपने फायदे के लिए तुमने मुझे बेचने की कोशिश की ना, पर तुम ये भूल गए कि जिसे बेच रहे हो उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तुमने कार्तिक मित्तल को खुश करने के बजाय नाराज कर दिया है और अब वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। अच्छे से देवांश गिल को धमकाकर क्रिया ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और मुस्कुराने लगी। उसे नहीं पता था कि कार्तिक देवांश के साथ क्या करेगा और क्या नहीं, पर वो देवांश को इस वक्त इतना डरा देना चाहती थी कि वो अपने डर में और गलतियां करें और पूरी इंडस्ट्री में उसकी ये काली सच्चाई सामने आ जाए। प्रिया अपनी बात कहकर फोन रख चुकी थी, पर दूसरी तरफ अभी तक देवांश के चेहरे का रंग उड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बैठे बैठे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसके माथे पर पसीने आने शुरू हो गए हों और हाथ कांपने लगे हों। मुश्किल से उसने अपना फोन गिरते गिरते संभाला था। देवांश के दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने सुना कि डायरेक्टर के तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब उसकी जगह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। देवांश ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं अपना करियर इस तरह खराब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर देवांश ने फिर से क्रिया को कॉल करना शुरू कर दिया, पर अभी तक क्रिया का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। देवांश को डराने के बाद क्रिया होटल से निकलकर कार्तिक की गाड़ी में जाकर बैठ गई। क्रिया को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि आज उसके साथ उसके सौतेले पिता ने जो कुछ भी किया है उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल तो उसका मूड बिल्कुल नॉर्मल था और फिर से उसने कार्तिक से हंसते हुए बातें करनी शुरू कर दी। कार्तिक का फोन बार बार बज रहा था। क्रिया ने एक नजर उठाकर फोन की तरफ देखा तो देवांश गिल का ही नाम फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। फोन को बार बार बजते हुए देखकर कार्तिक ने जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखा तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। कार्तिक को चिढ़ हो रही थी कि देवांश ने उसे कॉल किया है, खास करके तब जब वो अपने प्यार अपनी कियारा के साथ हो। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई दूसरा आकर उन्हें डिस्टर्ब करे। कार्तिक ने तुरंत फोन कट किया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। कार्तिक को फोन बंद करते हुए देखकर क्रिया और भी ज्यादा रिलैक्स हो गई। आज तुम्हें डर का मतलब समझ में आएगा देवांश गिल। तुमने बहुत मनमानी कर ली अपनी। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा प्लान इस तरह से तुम ही पर भारी पड़ जाएगा। क्रिया ने देखा कि कार्तिक की गाड़ी उसके घर की तरफ नहीं जा रही है। क्रिया ने कार्तिक से पूछा कि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं क्या? कार्तिक ने सवाल को सुनकर कहा, नहीं, हम लोग उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस जा रहे हैं। उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम सुनकर क्रिया ने तुरंत याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कुहू की तबीयत खराब होने की वजह से क्रिया उस दिन उड़ान एंटरटेनमेंट नहीं जा पाई थी और उसके बाद फिर से वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गई थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक को उड़ान एंटरटेनमेंट वाली बात याद होगी। वहीं इन सबसे अलग गिल मेंशन में देवांश अभी भी लगातार क्रिया को कॉल कर रहा था। क्रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने कार्तिक को भी कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर कार्तिक ने भी कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। देवांश ने घबराते हुए सिर पकड़कर कहा, कहीं सच में ही कार्तिक मुझसे नाराज तो नहीं है? कार्तिक मित्तल का यूं फोन न उठाना मुझे बहुत घबराहट दे रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, मेरा करियर, मेरी जिंदगी, सब कुछ। क्या करूं अब मैं? देवांश को एहसास हो गया था कि उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी और इस बात का उसे पछतावा भी हो रहा था। माया जो अभी अभी आई थी उसने आते ही देवांश से बड़े खुश होकर पूछा, देवांश, काम हो गया क्या? क्या कार्तिक अब तुमसे खुश है? माया का पूछा हुआ सवाल तो आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा खुश है? ये सब तुम्हारी गलती है।
तुम्हारा ही आइडिया था ना कि मैं क्रिया को कार्तिक मित्तल के पास भेज दूं। तुम्हारे इस घटिया आइडिया की वजह से कार्तिक मित्तल हमसे नाराज हो गए। अब हम क्या करेंगे? देवांश को गुस्सा करते हुए देखकर, इतना परेशान देखकर माया भी परेशान हो गई और कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि कार्तिक ने अपनी फिजिकल रिकवरी कर ली है। अगर वो ठीक है तो फिर गुस्सा क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने ही तो मुझे 5 साल पहले बताया था कि कार्तिक क्रिया को पसंद करता है। माया की बात सुनकर देवांश ने गुस्से से पास की रखी टेबल पर लात मारते हुए कहा, 5 साल पहले की बात कुछ और थी, अब तो इतने साल गुजर चुके हैं। कार्तिक मित्तल को तो क्रिया याद भी नहीं होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी बात मानकर। देवांश गुस्सा होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक पूरे हॉल में शांति रही। तभी अचानक से माया के दिमाग में कोई आइडिया आया। उसने देवांश से कहा, हो सकता है कि कार्तिक मित्तल क्रिया में इंटरेस्टेड ना हो, पर साक्षी में तो इंटरेस्टेड हो सकता है ना? तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही देवांश ने ये बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। उसने पास में रखा हुआ फ्लावर वेस उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बकवास करने की? तुम हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? आज के बाद अपना मुंह बंद रखना, और अगर ऐसी बकवास बातें तुमने सपने में भी सोची तो मैं तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगा। आई बात समझ में? माया ने आज पहली बार देवांश को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। उसे इस तरह आग बबूला होते हुए देखकर माया तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। उसने बिना कुछ सुने ही अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर के बाद माया ने खुद को शांत किया और थोड़ा परेशान होते हुए देवांश से बोली, अब हम क्या करेंगे देवांश? कहीं कार्तिक मित्तल को तुम्हारे अतीत की काली सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? माया की बात को सुनकर देवांश को भी घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने बात न मानते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। देवांश के पसीने छूट रहे थे और लगातार उसे अपनी अतीत की हुई गलतियां याद आ रही थी। देवांश को परेशान और घबराया हुआ देखकर माया ने अपना दिमाग तोड़ना शुरू किया। वो हमेशा देवांश को अच्छा आइडिया देती थी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यही सोचकर उसने देवांश से कहा, देवांश, तुम जाकर आदित्य मित्तल से बात क्यों नहीं करते? कौन है आदित्य मित्तल और क्यों माया देवांश को आदित्य मित्तल से बात करने के लिए कह रही थी? देवांश ने माया की तरफ देखते हुए कहा, तुम कह रही हो आदित्य मित्तल से बात करो? माया बोली, केके प्रोडक्शन हाउस के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य मित्तल। अभी माया बोलना चुप नहीं हुई थी। बात को पूरी करते हुए कहने लगी, हमें हमेशा दूर का सोचना चाहिए। कार्तिक तो वैसे भी हमारे लिए अपाहिज हो गया और वो कभी पिता भी नहीं बन सकता। वो क्या ही अपना वंश चलाएगा? मुझे तो लगता है कि आदित्य ही मित्तल फैमिली का फ्यूचर है। वो तुम्हारी पोजीशन सेव कर देगा। ये सब सुनकर देवांश सोचने लगा कि केके प्रोडक्शन के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में माया बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो आदित्य मित्तल केके प्रोडक्शन का वाइस प्रेसिडेंट था, पर फिर भी कंपनी में उसकी अच्छी धाक थी। एक तरफ वो कार्तिक का कजिन था और कार्तिक उस पर बहुत भरोसा करता था। देवांश माया से कहने लगा, तुम सही कह रही हो। देवांश जल्दी से उठकर जाने लगा। इतने में माया ने उसे रोक लिया और कुछ याद दिलाना शुरू किया। देवांश ने जल्दी में माया से पूछा, जल्दी बताओ अब क्या हुआ? माया ने देवांश को हिंट देते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, तुमने 20 साल पहले भी कल्याणी। माया की अधूरी बात को सुनकर देवांश के चेहरे पर खुशी झलक गई। देवांश ने माया से कहा, राइट, मैं वो बात कैसे भूल सकता हूँ? उस बात को बहुत टाइम हो गया था, इसलिए देवांश को वो बात याद दिलानी पड़ी। देवांश के पास गेम खेलने का एक और चांस था। अगर वो उसे सही टाइम पर यूज करता तो उसकी इज्जत और करियर दोनों बच सकते थे। और आदित्य मित्तल, जो खुद का मतलब निकालने के लिए अच्छा बनने का नाटक करता था, अब देवांश को बस एक ही बात की टेंशन हो रही थी। वो कैसे भी करके आदित्य को अपने साइड में करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ बजाज टावर में क्रिया और कार्तिक दोनों साथ साथ उड़ान एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जा रहे थे। उनका ऑफिस टावर में 7th फ्लोर पर था और ऑफिस को व्हाइट मॉडर्न थीम से डिजाइन किया गया था। वहां कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं होने की वजह से ये साफ साफ दिख रहा था कि ऑफिस अभी अभी शुरू हुआ है। जैसे ही ऑफिस का गेट खुला, एक 20 साल की क्यूट सी लड़की जिसके छोटे छोटे बाल थे, उसने उन दोनों को विश किया। उसके कपड़े देखकर क्रिया ने उसे लड़का समझ लिया था। उस लड़की ने कार्तिक को देखकर पूछा, क्या आप मिस्टर कार्तिक मित्तल हैं? कार्तिक ने धीरे से रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ। उसके बाद लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हाय, आई एम पूजा, नाइस टू मीट यू। मैं उड़ान एंटरटेनमेंट की रिसेप्शनिस्ट हूँ। पूजा कार्तिक को देखकर बहुत खुश थी। वो पिछले कुछ सालों से केके प्रोडक्शन में काम कर रही थी। उसने आज से पहले कभी भी कार्तिक मित्तल को देखा नहीं था और ना ही वो पहले कभी उससे मिल पाई थी। कुछ दिनों पहले उसे एक नई कंपनी में काम करने का ऑफर मिला था, जिसमें उसे कहा गया था कि पहले ही दिन उसे कंपनी के सीईओ से मिलने का मौका मिलेगा। जैसे ही उसने सुना तो वो बहुत खुश हो गई और तुरंत जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने कसम खा ली थी कि वो अच्छे से इस कंपनी के लिए काम करेगी। पूजा सीईओ को विश करने के बाद कार्तिक को विश करने के लिए पलटी पीछे और कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस मधुबाला, आपका उड़ान एंटरटेनमेंट में स्वागत है। पूजा के वेलकम करने के बाद कार्तिक ने भी उससे कहा, मिस पूजा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्रिया ने पूजा के कपड़ों पर लगे बैच पर उसके नाम को पढ़ लिया था। वो दोनों पूजा के साथ ऑफिस में जाने लगे। उनका ऑफिस देखने में काफी सिंपल था। दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में उड़ान एंटरटेनमेंट का ऑफिस काफी छोटा नजर आ रहा था। उड़ान एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहन प्यारे अपने केबिन में बैठे हुए थे। एक्चुअली मोहन प्यारे केके प्रोडक्शन के लीगल एडवाइजर थे, जिनका रियल नाम मोहन लाल था। कार्तिक कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मोहन लाल से एडवाइस के बाद ही करता था। कार्तिक मोहन लाल पे बहुत भरोसा करता था। मोहन लाल ने एक कोट पहना हुआ था और सिर पे विग लगा रखी थी। दिखने में वो काफी शांत और सरल नजर आ रहा था। क्रिया को ऑफिस में आते हुए देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्रिया को देखकर मोहन लाल खुद से ही बातें करने लगा, वाह, कितनी सुंदर और चार्मिंग लड़की है ये। मिस्टर कार्तिक का दिल तो इस पे आना ही था, तभी मिस्टर कार्तिक सर इसके लिए इतने प्रोटेक्टिव बिहेव करते हैं। और दूसरी तरफ से कार्तिक को डर था कि क्रिया के बारे में किसी को पता नहीं चल जाए। मोहन लाल क्रिया से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो पहले वाली रात को सो भी नहीं पाया था। वो हमेशा से ही अपने बॉस की होने वाली वाइफ से मिलना चाहता था।
मोहन बार बार यही सोच रहा था कि जिस इंसान को हमेशा से लड़कियों के साथ डेट पर जाने में प्रॉब्लम होती रही है, आज उसने अपनी सिंगल लाइफ छोड़ दी है। और ये तो कोई 8वें अजूबे से कम है नहीं। मोहन प्रिया को देखकर बहुत खुश हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रिया से कहने लगा, हेलो मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मिस मधुबाला है ना? मैं मोहनलाल हूं, उड़ान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट। प्रिया ने मोहन को देखकर मन ही मन में सोचा कि ये लंबे बालों वाला उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट है। प्रिया जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी कि तभी कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मोहन से मिला लिया और प्रिया को कहने लगा, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, तुमको इनसे हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो उनसे हाथ इसीलिए नहीं मिला सकती क्योंकि उनकी शादी हो गई है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये सब देखकर मोहन को भी अजीब लग रहा था। ये तो भाई शादीशुदा लोगों के लिए भेदभाव हो गया। आखिर कहाँ लिखा है कि शादीशुदा लोग सिंगल लड़की के साथ हाथ नहीं मिला सकते? मोहन कार्तिक की तरफ देखकर मन ही मन कहने लगा, सर मैंने अपना सारा टाइम आपकी कंपनी को संभालने में सेक्रीफाइस कर दिया और मैं सिर्फ आपकी होने वाली वाइफ का वेलकम करना चाहता था और आप मुझे उनसे भी हाथ नहीं मिलाने दे रहे। कार्तिक मोहन के मन की बात समझ गया था, इसीलिए उसने मोहन को गुस्से से देखना शुरू कर दिया और मन ही मन कहा, अपने हाथों को संभाल के रखो वरना काट डालूंगा। कार्तिक का गुस्सा देखकर मोहन डर से कांपने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे लिया और उन दोनों को इशारे से बैठने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद मोहन ने उन दोनों को उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन दोनों को वो बताने लगा और वो इस कंपनी के अच्छे फ्यूचर के बारे में गारंटी भी देने लगा। मोहन एक नामी और बड़ा वकील था और अपने नाम को अपने काम से प्रूफ करता था। मोहन का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेयर था, उसमें कोई गलती नहीं थी। प्रिया ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, लेकिन उसमें जो उसने पढ़ा उस पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि मैं सिर्फ एक न्यू कमर हूँ, मेरे जैसी न्यू कमर के लिए इतना अच्छा बिहेवियर बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रिया ने अभी तक इंडस्ट्री में ऑफिशियल डेब्यू नहीं किया था। मोहन प्रिया को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मधुबाला मैडम, ये सब इसीलिए क्योंकि कार्तिक सर आपके साथ हैं और आप पहली आर्टिस्ट हैं जिसने हमारे साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिले। मोहन ने लगे हाथों प्रिया से यह भी कह दिया कि मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत लकी रहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे मोहन प्रिया को पहले से विश्वास में ले रहा था। दूसरी तरफ प्रिया को भी खुद पे विश्वास था, बट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रिया ने कार्तिक को भी कहा कि वो भी एक बार इसे ठीक से पढ़ ले और समझ ले, बट कार्तिक ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। प्रिया ने फिर से कार्तिक से कहा, क्या आप इसे एक बार पढ़ लेंगे? कार्तिक ने रिप्लाई किया, ओके। कार्तिक ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और जल्दी जल्दी पेज पलटने शुरू कर दिए। उसके बाद कार्तिक ने वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिया को दिखकर कहा, हाँ सब ठीक है, तुम साइन कर सकते हो, और अगर मोहन ने तुमको चीट करना चाहा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मोहन कार्तिक की बातें सुनकर दंग रह गया था। मन ही मन कार्तिक से कहने लगा, सीरियसली ब्रो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक लड़की के लिए अपने भाई पर इतना शक कर लोगे। सही सुना है भाई मैंने, लड़की के आ जाने के बाद लोग अक्सर बदल जाया करते हैं। जैसे ही कार्तिक ने यस कहा तो प्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पूरी तरह से श्योर हो गई और अब से वो उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर में साइंड आर्टिस्ट होगी। इसके बाद मोहन ने कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगाया और प्रिया के साथ डील फाइनल की। प्रिया बहुत एक्साइटेड होकर पूछने लगी, मिस्टर मोहन, मैं ऑफिशियली काम करने के लिए कब से रिपोर्ट कर सकती हूँ? मोहन प्रिया की बातें सुनकर सरप्राइज था और कहने लगा, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है मैडम, आप अपनी फिल्म शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जब भी ऑफिस आना होगा तो पूजा आपको इन्फॉर्म कर देगी। प्रिया ने मोहन की बात का रिप्लाई करते हुए कहा, ऑल राइट, और प्रिया कार्तिक के साथ वहां से चली गई। और यदि कार्तिक प्रिया के साथ नहीं होता और इस बारे में नहीं बताता तो प्रिया शायद कभी भी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाती। कार्तिक और प्रिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे कि अचानक से प्रिया को याद आया कि घर पर फ्रिज में ग्रोसरी और बाकी सामान नहीं था। प्रिया ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी को बाजार में रोके ताकि वो कुछ खरीद सके। कार्तिक कभी नहीं चाहता था कि प्रिया को ज्यादा काम करना पड़े और वो परेशान हो जाए, इसीलिए उसने प्रिया से कहा, डोंट वरी, मैं मैगी को बोल दूंगा कि वो सारा सामान खरीद ले। कार्तिक की बात सुनकर प्रिया कहने लगी, हमारे पास अभी काफी टाइम है और मैं ये सब कुछ खुद से खरीदना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है। प्रिया आज इतनी खुश थी कि वो कार्तिक के लिए आज अपने हाथों से डिनर बनाना चाहती थी। कार्तिक भी प्रिया को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ वी शुड सेलिब्रेट। कार्तिक ने अपनी कार बाजार में रोक दी और प्रिया कार से नीचे उतरते हुए कार्तिक से पूछने लगी, आप भी मेरे साथ आना चाहोगे? कार्तिक ने अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं नीचे आ सकता हूँ? प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको मेरे साथ लेकर चलूंगी, आपको जो भी कुछ खाने में पसंद होगा हम वही खाएंगे। कार्तिक ने कहा, ऑल राइट, और वो धीरे धीरे प्रिया के साथ जाने लगा। बाजार में भीड़ बहुत थी, वहाँ बहुत सारे लोग उनको देखे जा रहे थे और सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की व्हील चेयर पर बैठे एक लड़के को धक्का दे रही थी। लोग उन दोनों को देखकर बोल रहे थे कि ये दोनों शादीशुदा कपल हैं। वो दोनों एक सब्जी के ठेले के पास चले गए। फिर प्रिया ने कार्तिक से पूछा कि उसे कोई सब्जी चाहिए क्या? कार्तिक ने अपनी नजरें ऊपर करके प्रिया की बात का रिप्लाई किया। प्रिया बहुत खुश नजर आ रही थी। सब्जी वाले की नजर में वो दोनों कपल दिखाई दे रहे थे। कार्तिक को व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखकर लोगों को तरस आ रहा था। उन्हें उन दोनों के लिए बुरा फील हो रहा था। लोग आपस में बातें किए जा रहे थे, देखो कितना सुंदर लड़का है, ये कितने दुख की बात है कि बेचारा व्हील चेयर पर बैठा है, उसकी वाइफ ही सारा काम अकेले करती होगी, सब्जी खरीदने के लिए भी अपने पति को साथ लेकर आई है, लगता है बहुत प्यार करती है अपने पति से। वो बहुत खुशकिस्मत है कि ये सब कुछ होने के बाद भी उसकी बीवी उसके साथ है। आखिर सच्चा प्यार तो ऐसे ही होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर उन दोनों ने मेरी दुकान पर आकर सब्जियां खरीदी तो मैं उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। अरे तुम देते रहना डिस्काउंट, मैं तो पैसे ही नहीं लूंगी। प्रिया जानती थी कि अलग अलग दुकानों पर जाकर उसे सबसे सब्जी खरीदनी चाहिए ताकि मोल भाव का पता रहे।
पर उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि सारे दुकानदार आज उस पर बहुत मेहरबान हो रहे थे। सब लोग उसे फ्री में सब्जियां देने को तैयार हो रहे थे। इन लोगों की बातों में ना कोई इंसल्ट थी और ना कोई बेइज्जती। वहां मौजूद सब लोग इन्हें खुशी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ विश कर रहे थे। अचानक ही प्रिया के दिमाग में कुछ आया और उसने कार्तिक से कहा, अगली बार मैं अकेले आया करूंगी, आपको कहीं भी मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्रिया इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है अचानक से क्रिया को क्या हो गया होगा और वो कार्तिक को अपने साथ आने के लिए अचानक से क्रिया के दिमाग में कुछ आया और उसने कार्तिक से कहा, अगली बार से शॉपिंग करने में अकेले आया करूंगी और आपके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरान और कंफ्यूज होते हुए कहा, पर क्यों? कार्तिक काफी टाइम के बाद इस तरह बाजार में खुले एनवायरनमेंट में आया था और उसे ये जगह काफी रिफ्रेशिंग लग रही थी। उसने पहले कभी इस तरह लोकल मार्केट से सब्जियां नहीं खरीदी थी। सारा काम मैगी ही करती थी। कार्तिक को पता था कि आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने क्रिया और कार्तिक दोनों को किसी शादीशुदा कपल की तरह माना है और इसीलिए उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। कार्तिक को तो इस बात से बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। भला वो इस जगह पर क्यों नहीं आएगा? कार्तिक का सवाल सुनकर क्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप ना बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और हैंडसम भी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ्री में सब्जियां खरीदने के लिए आपके गुड लुक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक और कारण ये भी था कि क्रिया नहीं चाहती थी कि लोग उन पर तरस खाएं और कार्तिक के व्हीलचेयर पर होने की वजह से उसे कम समझें। कहीं ना कहीं कार्तिक भी क्रिया के मन की बात समझ गया था और कुछ सोचते हुए उसने क्रिया से कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम अगली बार से सुपरमार्केट जाया करेंगे। वहां ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होता और ना ही गॉसिप करने वाली आंटियां होती हैं। क्रिया को यह आइडिया काफी पसंद आया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक की बात मानते हुए कहा, ओके डन। जल्दी से दोनों कार्तिक के घर आए और क्रिया ने घर आते ही अपने हाथों से डिनर बनाया। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठे तो कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, चलो वाइन की बॉटल खोलते हैं और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। क्रिया ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। कार्तिक ने अपने वाइन कलेक्शन में से एक पुरानी वाइन की बॉटल उठाई और क्रिया और खुद का गिलास फुल भरते हुए टोस्ट करने लगे। वो लोग अपनी अपनी वाइन पीने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इतने अच्छे मौके पर डिस्टर्ब होते हुए देखकर कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा, आखिर किसकी हिम्मत हुई इस वक्त दरवाजा खटखटाने की? कार्तिक को चिढ़ता हुआ देखकर क्रिया ने कहा, इस वक्त कौन होगा, मैं जाकर देखती हूँ। क्रिया ने जैसे ही दरवाजे के होल से बाहर झांक कर देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो भागते हुए कार्तिक के पास आई और धीरे से बोली, आपकी बहन दीक्षा आई है। एक काम करती हूँ, मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ, आप जाकर दरवाजा खोलिए। कार्तिक को समझ नहीं आया और उसने मन ही मन में कहा, इसकी टाइमिंग हमेशा से ऑफ है, हमेशा गलत टाइम पर ही आती है। कार्तिक क्रिया से कुछ कहता उससे पहले ही क्रिया भागकर कहीं छुपने के लिए चली गई थी और कार्तिक ने गहरी लंबी सांस लेते हुए दरवाजा खोला और चिढ़ते हुए अपनी बहन को देखकर कहा, यहाँ क्या कर रही हैं दीदी, आप फिर से आ गई? इस वक्त दीक्षा के एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और दूसरे हाथ में खाना था। कार्तिक की बात सुनकर दीक्षा ने भी चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं यहाँ फिर से क्यों आई हूँ? ये मेरे भाई का घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ, समझे तुम? देखो मैं कितना सारा डिलीशियस खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से साइड हटो, मुझे अंदर आने दो। दीक्षा की बात सुनकर कार्तिक ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम ये खाना अपने लिए रख लो। कार्तिक दरवाजे के गेट के पास खड़ा था पर दीक्षा घर की चौखट तक आ गई थी और मौका ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके घर के अंदर चली आए। कार्तिक की बात सुनकर उसने कार्तिक से कहा, ब्रो प्लीज मुझे अंदर तो आने दो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। दीक्षा की बात सुनकर कार्तिक ने दरवाजे पर से ही पूछा, बोलो क्या बात है? कार्तिक की बात सुनकर दीक्षा ने जिद करते हुए कहा, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हें वो बात नहीं बता पाऊंगी यार। दीक्षा को जिद करते हुए देखकर कार्तिक ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, और अगर मैंने अंदर नहीं आने दिया तो? दीक्षा ये बात अच्छे से जानती थी कि वो कोई भी दाव पेच खेल ले कार्तिक उसे अंदर नहीं आने देगा, इसीलिए उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। कार्तिक का तो मन कर रहा था कि वो दीक्षा को अपने और क्रिया के बारे में सब कुछ सच सच बता ही दे, वरना दीक्षा इसी तरह जासूसी करती रहेगी और उसके भाई की खुशी हमेशा रॉन्ग टाइम के चक्कर में खराब होती रहेगी। फिलहाल कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, फाइन तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी लेकर आता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया और उसने नाराज होते हुए कहा, हाउ मीन, तुम सच में मेरे भाई हो ना? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कार्तिक ने तो ठान लिया था कि आज वो दीक्षा को किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं आने देगा, पर दीक्षा भी कहाँ हार मानने वाली थी। दीक्षा ने अपनी नौटंकी शुरू की और जोर जोर से अपने पैरों को पटकते हुए चिल्लाते हुए बोली, कार्तिक तुम कितने पत्थर दिल हो यार, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती अपनी बड़ी बहन पर? अपनी बहन के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? तुम्हें कोई अंदाजा भी है मुझे कैसा फील हो रहा है? बाहर कितनी ठंड लग रही है, मेरा दिल बर्फ जैसा जमा हुआ है। शायद तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। इतना कहकर दीक्षा रोने लगी। दीक्षा इस वक्त बहुत इमोशनल बातें कर रही थी और कार्तिक उससे बहस करते करते थक गया था। वो पलटकर दीक्षा से अब कहने लगा, अच्छा ठीक है दीदी, अब रोना तो बंद करो, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए चाकू लेकर आता हूँ। चाकू चलेगा या ब्लेड लेकर आऊं? कार्तिक की बातें सुनकर दीक्षा की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना कमीना भी हो सकता है, उसके इमोशंस को इतनी आसानी से हवा कर देगा। कार्तिक ने आज से पहले इस तरह का अजीब बिहेव कभी नहीं किया था और इस वजह से अब दीक्षा को कार्तिक पर और भी ज्यादा शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि कार्तिक कुछ तो छुपा रहा है और अब उसे इस बात का पता लगाना ही होगा। कार्तिक जैसे ही अपनी व्हीलचेयर पर पलटकर घर के अंदर गया तो दीक्षा चुपके से घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर आते ही उसकी तेज नाक में डिलीशियस खाने की खुशबू आने लगी। दीक्षा ने अपने सारे इमोशंस एक तरफ रखे और खुश होते हुए बोली, अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कार्तिक क्या ये डिनर तुमने बनाया है? लगता है आज मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। दीक्षा ने अपने हाथ में पकड़े हुए कोल्ड ड्रिंक और बाकी सामान को एक तरफ रखा और सीधे डाइनिंग रूम में हल्ला बोल दिया। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी।
तभी दीक्षा का ध्यान डाइनिंग टेबल पर रखे 2 प्लेट्स और 2 वाइन के ग्लास पर गया। इस नज़ारे को देखकर दीक्षा के अंदर का एंटरटेनमेंट रिपोर्टर जाग उठा और वो कार्तिक से पूछने लगी, कोई है क्या यहाँ पर? हमेशा की तरह कार्तिक ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। कार्तिक का जवाब सुनकर दीक्षा ने अपने दोनों हाथों को जासूसों की तरफ फैलाते हुए कहा, तो इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? कार्तिक ने इस बार भी नॉर्मल तरीके से जवाब देते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए अपने लिए बनाया है। दीक्षा समझ गई थी कि कार्तिक इतनी आसानी से नहीं बताएगा, इसीलिए उसने कार्तिक से कहा, वेल, अब तुम्हें इतनी भूख लग रही है तो जल्दी आओ, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने अभी अपना पीआर कैंपेन खत्म किया और अब मैं थक गई हूँ बहुत। इस खाने को देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो गई है। दीक्षा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इस घर की मालकिन है। दीक्षा तुरंत प्रिया की जगह जाकर बैठ गई और चम्मच उठा के शायद उसने इस घर को अपना ही समझो वाली कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। कार्तिक हैरानी से दीक्षा को देख रहा था। लग रहा था जैसे खाना खाए बिना तो ये यहाँ से उठने वाली नहीं। कार्तिक मन ही मन कहने लगा, ओह गॉड, और भी तो 2 बहनें दी थी, इसे ही इतना बड़ा नमूना क्यों बनाया आपने? कार्तिक ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, जितना मुझे याद है तुम मुझे यहाँ कुछ बताने के लिए आई थी, तो जल्दी से पहले बताओ और यहाँ से निकलो। दीक्षा ने कार्तिक का गुस्सा साइड में रखा और स्माइल करते हुए बोली, तुमने अच्छी खासी बॉडी बनाई हुई है और मुझे अभी स्टैमिना चाहिए। जब तक कुछ खाऊंगी नहीं तब तक बताने की हिम्मत नहीं आएगी। मुझे खाने तो दो शांति से, फिर बताती हूँ। कार्तिक ने जब देखा कि दीक्षा चम्मच से खाना उठाकर खाने ही वाली है तो उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, रुको। कार्तिक का ऐसा बिहेवियर देखकर दीक्षा बड़ी हैरान हो गई और नाराज होते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे भाई हो। पता नहीं तुम इतने कैसे बदल गए। तुम और मैं हमेशा एक टीम में रहते थे, पर अब तुम ना ही तो मुझे अपने घर में घुसने देते हो और ना ही अपने घर का खाना खाने देते हो। इतना कहकर दीक्षा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सूप का बाउल जोर से डाइनिंग टेबल पर रख दिया। दीक्षा का मन अभी भी इतना टेस्टी खाना देखकर ललचा रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा और इमोशनल होते हुए कार्तिक से कहा, एक तो इतना सारा खाना बनाया है, ऊपर से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ कि तुम आराम से इस खाने को खत्म कर लो। उसके बाद सब बर्तन साफ करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शायद तुम भूल रहे हो, पिछली बार जब मैं आई थी तो तुम्हारे लिए कितना टेस्टी खाना लेकर आई थी। इतना कहकर दीक्षा ने अपना गुस्सा एक तरफ रखा और जल्दी जल्दी सूप को पीने लगी। कार्तिक इस वक्त हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अपनी बहन को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इससे बड़ा इमोशनल ब्लैकमेलर कोई हो सकता है। फिलहाल कार्तिक ने अच्छे से हार मान ली और चुपचाप अपनी ठोड़ी का सहारा लेकर अपनी बहन को ये सारा खाना फिनिश करते हुए देखने लगा। कार्तिक घूर कर अपनी बहन को देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, दीदी अगर मैं जिंदगी भर सिंगल रहा ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ तुम होगी। दीक्षा ने खाना खाते हुए खाने की तारीफ करके कार्तिक से कहा, तुम्हारे हाथ का खाना तो मैंने पहले भी खाया और इतना टेस्टी तो कभी नहीं लगा, फिर आज इतना टेस्टी खाना कैसे लग रहा है? कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, इस तरह का खाना बनाना मैंने अभी अभी सीखा है। ये बात सुनकर दीक्षा तो खुश होते हुए बोली, अगर तुम इसी तरह टैलेंटेड बनते रहे तो तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड जल्दी ही मिल जाएगी और जल्दी ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। दीक्षा की बात सुनकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट मुझे मिल गई, पर तुम उसे पूरी तरह मेरी गर्लफ्रेंड बनने दो तो ना। ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जोड़ने से पहले ही तोड़वा दोगी। हमेशा गलत टाइम पर आती हो। कार्तिक वहीं बैठकर मन ही मन भगवान से दुआ करने लगा, प्लीज भगवान, कोई तो इस लड़की को यहाँ से लेकर जाए, इसने मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद कर देना है। खाना खाकर दीक्षा ने अपने पेट पर हाथ फेरा और डकार लेते हुए बोली, क्या ये बर्तन साफ करने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए? दीक्षा का सवाल सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मन ही मन कहा कि बस देवी जी तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। दीक्षा ने जब देखा कि कार्तिक उसे कोई काम करने से मना कर रहा है तो वो आराम से जाकर सोफे पर बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। अपनी बहन को यहाँ इतना ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए देखकर कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अपना ही सिर पीट ले। पता नहीं बेचारी कहाँ छुप कर बैठी होगी। दीक्षा दीदी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार्तिक ने उदास चेहरा बनाकर दीक्षा से कहा, दीदी बहुत रात हो गई है, खाना भी खा लिया तुमने, अब तो घर चली जाओ। कार्तिक की बात सुनकर दीक्षा सोफे पर आराम से बैठ गई और बोली, नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना कार्तिक, वैसे भी ज्यादा रात नहीं हुई है और मैं घर पर तो बहुत बोर हो जाती हूँ। कार्तिक कुछ कहने ही वाला था कि तभी दीक्षा ने उसके सिर पर एक और बम फोड़ दिया, जिससे कार्तिक ने अपना सिर पकड़ लिया और भगवान से दुआ मांगने लगा। क्या नया बम फोड़ा होगा दीक्षा ने कार्तिक के सिर पर? और क्या? कार्तिक कुछ कहने ही वाला था कि तभी दीक्षा ने उसके सिर पर एक और बम फोड़ते हुए कहा, चलो कार्तिक हम दोनों कॉल ऑन ड्यूटी गेम खेलते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया ना हम दोनों को एक साथ टीम बनाकर खेले हुए। दीक्षा की बात सुनकर कार्तिक ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, जिसके साथ मुझे टीम बनानी है उसके साथ तो बनने नहीं दे रही हो और जबरदस्ती अपनी नाक बीच में घुसट रही। ओह गॉड प्लीज बचाओ मुझे इससे, इसे यहाँ से लेकर जाओ कोई। कार्तिक की सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई जब उसने सुना कि दीक्षा तो पूरी रात यहाँ बैठकर उसके साथ कॉल ऑन ड्यूटी गेम खेलना चाहती है। दीक्षा वीडियो गेम इंस्टॉल कर ही रही थी कि तभी कार्तिक ने खुद से कहा, जल्दी कुछ सोच कार्तिक, वरना ये यहीं डेरा जमा लेगी अपना। अचानक ही कार्तिक के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने पावर सप्लाई का फ्यूज निकाल दिया और अगले ही पल पूरे घर में अंधेरा छा गया। लाइट जाते ही दीक्षा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये लाइट को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी। बिना लाइट के दीक्षा भी घर में क्या ही करती। इसीलिए उसने अपना बैग उठाते हुए कहा, पता नहीं लाइट कब तक आएगी, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ओके। ये शब्द सुनने के लिए तो कार्तिक के कान तरस गए थे। उसने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ ओके ओके, तुम भी ध्यान से जाना। जैसे ही दीक्षा घर के बाहर गई थोड़ी देर के बाद में ही कार्तिक ने मैगी को मैसेज किया और मैगी ने फिर से पावर सप्लाई का फ्यूज लगा दिया। कार्तिक क्रिया को फोन पर फोन किए जा रहा था क्योंकि उसे भी आइडिया नहीं था कि इतने बड़े विला के किस कोने में जाकर छुपी होगी ये क्रिया। वहीं दूसरी तरफ क्रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कार्तिक को थोड़ा डर लगने लगा और उसने खुद से ही क्रिया को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद क्रिया कार्तिक को क्लोसेट के एक कोने में छुपी हुई मिली। क्रिया छुपते छुपते ही सो गई थी और वो बहुत ज्यादा मासूम और थकी हुई दिख रही थी। क्रिया को देखकर कार्तिक की सांसें उसके गले में अटक गई।
उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से क्रिया को यहाँ क्लोसेट रूम के अंदर छुपना पड़ रहा था। कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्यार की वजह से क्रिया को इतनी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। कार्तिक ने हल्का सा हाथ क्रिया के चेहरे पर रखा और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, आई एम सॉरी क्रिया, एक दिन मैं इस पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम ही हो वो लड़की जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और जिसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने जैसे ही क्रिया को हाथ लगाया, क्रिया की नींद खुल गई और उसने अलसाई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी बहन चली गई कार्तिक? कार्तिक ने धीरे से कहा, हाँ, अब तुम बाहर आ जाओ। इतना कहकर कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि क्रिया उसका हाथ पकड़कर नीचे आ सके, पर अचानक ही क्रिया ने कार्तिक का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, आह, मेरा पैर सो गया कार्तिक। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्रिया को अपनी गोद में बैठा लिया। कार्तिक के अचानक से ऐसा करने से क्रिया ने अपने दोनों हाथ कार्तिक के गले में डाल दिए और कार्तिक अगले ही पल अपनी ऑटोमेटिक व्हील चेयर से उस कमरे के बाहर आ गया। कमरे से बाहर आने के बाद कार्तिक ने क्रिया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्रिया अभी भी कार्तिक के सीने से लगातार सर लगाकर अपना उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसने हल्के से धीमी आवाज में कहा, हाँ। क्रिया आसानी से कार्तिक की पावरफुल हार्ट बीट को सुन पा रही थी। इस वक्त कार्तिक के हार्ट बीट में एक अलग सा म्यूजिक क्रिया को सुनाई दे रहा था। इन हार्ट बीट को सुनते हुए क्रिया इतना खो गई कि कार्तिक की बात का जवाब देना ही भूल गई। क्रिया को कुछ न बोलते हुए देखकर कार्तिक ने अपना चेहरा नीचे करके क्रिया के चेहरे की तरफ देखा। सांचे में तराशी हुई उसकी सुई जैसी नाक और आंखों की बड़ी बड़ी पलकें इस वक्त चमक रही थी। उसका चेहरा मानो भगवान ने खुद स्पेशल अटेंशन देकर बनाया हो और उसमें कोई भी नुक्स निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सब कुछ परफेक्ट था उसके साथ। कार्तिक क्रिया में इतना खो गया कि उसके माथे पर किस करने ही वाला था कि तभी अचानक क्रिया अपने होश में आई और जल्दी से हड़बड़ाकर कार्तिक के गोद से नीचे उतर गई। कार्तिक ने भी जल्दी से खुद को संभाला और क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? क्रिया का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। क्रिया ने अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए कार्तिक से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ कार्तिक, थैंक यू। चलो ना जलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। खाने वाली बात सुनकर कार्तिक ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, खाना खाते? कुछ बचा होगा तो खाएंगे ना, वो भूख और दीक्षा सब कुछ खा गई। कार्तिक को बड़बड़ाते हुए देखकर क्रिया ने सवालिया लहजे में कहा, क्या आप कुछ कहना चाहते? कार्तिक ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी क्रिया, लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारा बनाया हुआ सारा खाना खा लिया है। तुम एक काम करो, यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर वाली बात सुनकर क्रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे बाहर का नहीं खाना है, मैं किचन में जाकर खुद ही दूसरा खाना बना लूंगी। क्रिया को इतनी मेहनत करते हुए देखकर कार्तिक ने कहा, ठीक है चलो साथ में मिलकर बनाते। आधे घंटे तक किचन में मेहनत करने के बाद दोनों ने कड़ी राइस और नूडल्स बनाए और दोनों जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए ताकि कोई और उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और क्रिया कार्तिक को गुड नाइट कहकर अपने बगल वाले आउट हाउस में चली गई। देवांश को अच्छा खासा डराने के बाद क्रिया ने घर में घुसते ही सबसे पहले अपना फोन ऑन किया तो देखा कि उसके फोन पर मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। उनमें से कई देवांश के थे और कई कॉल कुहू के। शायद कुहू कॉल कर करके थक गई थी, इसलिए उसने लास्ट में एक वॉइस मैसेज छोड़ा था जिसमें कुहू ने जल्दी से जल्दी क्रिया को कॉल बैक करने के लिए कहा था। वॉइस नोट सुनकर क्रिया ने जल्दी से कुहू को कॉल बैक किया और बेल बजते ही उसने कॉल रिसीव कर ली। कुहू शायद बहुत देर से फोन के पास बैठकर अपनी माँ के फोन का इंतजार कर रही थी। फोन रिसीव होते ही कुहू ने परेशान होते हुए कहा, माँ, मम्मा, आपने मुझे फाइनली कॉल किया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, आप ठीक तो है ना? कुहू की क्यूट सी आवाज फोन की दूसरी साइड आने लगी। अपनी बेटी की आवाज सुनकर क्रिया में एक नई एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे दिन की थकान तो अब चुटकियों में ही गायब हो गई थी। क्रिया ने मुस्कुराते हुए कुहू से कहा, मेरा प्यारा बच्चा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको टाइम पर कॉल नहीं कर पाई। आप सो तो नहीं रहे थे ना? अच्छा बताओ आज सुबह से आपने क्या किया? कुहू से बात करते हुए क्रिया वहीं सोफे पर बैठ गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया और आराम से अपनी बेटी से बातें करने लगी। क्रिया का सवाल सुनकर कुहू आज सुबह से अपने नाना जी के साथ जो कुछ भी कर रही थी उसके बारे में डिटेल में बताने लगी और उसकी बातों में एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रहा था। कुछ देर तक दोनों इसी तरह बातें करती रही कि तभी कुहू को कुछ इंपॉर्टेंट याद आया। उसने क्रिया को बताते हुए कहा, और हाँ मम्मा, आपके राहुल मामा जी पूछ रहे थे कि हम लोग इंडिया में सही से रह तो रहे हैं ना? मैंने उन्हें बता दिया कि हम लोग इंडिया में अच्छे से रह रहे हैं और बहुत खुश हैं। और हाँ, उन रूड अंकल का फोन भी आया था। उन्होंने पूछा कि आप उन्हें मिस कर रही हैं या नहीं, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि हम दोनों ही उन्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो वापस इंडिया आकर हमसे मिला करेंगे। कुहू की बात सुनकर क्रिया इतना तो समझ गई थी कि किसने फोन किया होगा। और रही बात रूड अंकल की, तो उस रास्कल का चेहरा याद आते ही क्रिया का मन करता है एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दे। क्रिया की खुशकिस्मती थी कि जो वो टाइम पर इंडिया लौट आई और वो आदमी उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था। कुछ देर बात करने के बाद क्रिया ने कुहू को प्रॉमिस करते हुए कहा कि वो और सोनाक्षी कुहू को संडे को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगे। क्रिया की बात सुनकर कुहू ने उदास होते हुए कहा, संडे क्यों? क्या आप सैटरडे को नहीं आ सकती हो मुझे मिलने के लिए? असल में क्रिया कुहू को कल इसलिए नहीं ले जा रही थी क्योंकि कल उससे
कार्तिक को फर्स्ट पीपल हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाना था, इसीलिए क्रिया ने कुहू को संडे को जाने को कहा था। कुहू अपनी माँ की कंडीशन को समझती थी, इसीलिए उसने क्यूट सी आवाज में कहा, ठीक है मम्मा, मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन आप भूलना मत, संडे को मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना है। दोनों ने कुछ देर तक इसी तरह बात की और बात करते करते क्रिया सोफे पर ही सो गई। अगली सुबह क्रिया उठी तो उसने अपने मोबाइल पर टाइम चेक किया और गहरी लंबी सांस लेने लगी, क्योंकि वो वक्त पर ही जाग गई थी। अपने मोबाइल में टाइम चेक किया और जल्दी ही तैयार होकर क्रिया कार्तिक के विला के अंदर चली गई। जैसे ही क्रिया ने कार्तिक के घर में कदम रखा तो उसे पियानो के बजने की आवाज आने लगी। पियानो की आवाज सुनकर क्रिया ने हैरान होते हुए खुद से कहा, कार्तिक पियानो भी बजाते हैं? क्रिया चुपचाप बिना आवाज किए पियानो रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि व्हील चेयर पर बैठकर कार्तिक पियानो बजाने में मग्न था। उसकी लंबी पतली उंगलियां पियानो पर नाच रही थी और पियानो से आने वाला संगीत मानो जंगल में बैठे हुए शांत नदी की तरह इंसान के शरीर से होकर उसकी आत्मा में जा रहा था। इस वक्त क्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पियानो की धुन और पियानो बजाने वाले ग्रेसफुल इंसान एक अलग ही इंसान लग रहा था। क्रिया कार्तिक में इतना खो गई थी कि उसके पियानो से निकलती हर धुन में वो सिर्फ कार्तिक को ही देख रही थी। क्रिया को खुद भी म्यूजिक से बहुत प्यार से उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था और आज कार्तिक को गाना प्ले करते हुए देखकर तो क्रिया भी समझ गई थी कि कार्तिक द विंटर विंड गाना प्ले कर रहा है। कार्तिक की हर एक रिदम, हर एक म्यूजिक नोट बिल्कुल पॉइंट पर था। क्रिया ने अपने जूते कमरे के बाहर निकाले और अंदर चली गई, क्योंकि वो अपने जूते की आवाज से कार्तिक को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्रिया जैसे ही कमरे के अंदर एक सोफे पर जाकर बैठी तो पास ही की टेबल पर एक म्यूजिक स्कोर पड़ा हुआ था। क्रिया ने जैसे ही म्यूजिक स्कोर को देखा तो उसे समझ में आया कि कार्तिक ने उस गाने को कंपोज किया था और उसमें उसकी इंस्पिरेशन और सोल साफ नजर आ रही थी। पिछले 5 साल के दौरान कार्तिक ने म्यूजिक प्ले करना भी सीख लिया था और अपने खाली टाइम में खुद को इंस्पायर करने के लिए वो अक्सर राइटिंग का सहारा लेता था, जिससे उसका डिप्रेशन दूर होता था और वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता था। म्यूजिक स्कोर के कुछ पेज पलटने के बाद क्रिया को याद आया कि उसने इस गाने को पहले भी कई बार सुना है और ये गाना म्यूजिक की दुनिया के अलग अलग म्यूजिक चार्ट पर टॉप कर चुका है। कुछ देर तक म्यूजिक चार्ट को देखने के बाद अचानक से क्रिया के दिमाग में कुछ आया। उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, डोंट टेल मी कि कार्तिक मेहर नाम से ये सारे गाने बजा रहे हैं। इसका मतलब मैंने कार्तिक का इतना बड़ा सीक्रेट पता कर लिया है, कार्तिक की इतनी बड़ी आइडेंटिटी का मैंने पता लगा लिया है। दुनिया में अलग नाम से वो फेमस हो रहा है, वो जीनियस म्यूजिशियन द कार्तिक मित्तल है। जहां एक तरफ प्रिया हैरान थी तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का गाना पूरा हो गया था और उसकी उंगलियां पियानो से हट गई थी। कुछ मिनट की खामोशी के बाद वो फाइनली अपने म्यूजिक जॉन से बाहर निकल आया और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर जैसे ही पीछे की तरफ पलटा तो उसकी नजरें क्रिया से जा मिली। अचानक से क्रिया को अपने सामने देखकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, क्रिया तुम कब अंदर आई? क्रिया ने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाया और शांत होते हुए बोली, बस अभी अभी। वैसे कार्तिक, क्या म्यूजिक स्कोर में जो गाना है उसे कंपोज आपने किया है? क्रिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने शांत होते हुए कहा, हाँ, जब भी मैं बोर होता हूँ तो यही करता हूँ। कार्तिक खुद को एक म्यूजिशियन की तरह नहीं देखता था, क्योंकि ये काम उसके लिए एक थेरेपी की तरह था। कार्तिक को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि दुनिया उसे एक ग्रेट म्यूजिशियन की तरह जाने। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने म्यूजिक स्कोर कार्ड को एक तरफ रखा और जल्दी से अपने घुटनों के बल कार्तिक के पास बैठते हुए बोली, कार्तिक प्लीज मुझे सच सच बताना, क्या तुम ही वो म्यूजिशियन मेहर हो जिसने पॉप म्यूजिक चार्ट में सबसे पहली रैंक हासिल की थी? क्या कार्तिक अपनी सच्चाई क्रिया को बताएगा? क्या दुनिया कभी जान पाएगी कार्तिक के? क्रिया अपने घुटनों पर बैठते हुए कार्तिक के पास आई और बोली, कार्तिक सच बताना, क्या तुम वही म्यूजिशियन मेहर हो जिसने पॉप म्यूजिक चार्ट में सबसे पहला रैंक हासिल किया था? प्रिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही मेहर होंगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और मुझे तुम्हारे गाए हुए सारे गाने बहुत पसंद है। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ इस तरह मिलूंगी। मुझे प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। क्रिया इस वक्त बिल्कुल किसी क्रेजी फैन की तरह बिहेव कर रही थी। वो कुछ ही मिनट में कार्तिक की बहुत बड़ी फैन बन गई थी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिया से क्या कहे। वो चुपचाप बस क्रिया की हरकतों को देखे जा रहा था। कार्तिक ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो लड़की उसकी इतनी बड़ी फैन होगी। क्रिया को इतना खुश देखकर कार्तिक भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने क्रिया को जमीन से उठाया और स्माइल करते हुए बोला, मेरे स्टडी रूम में मेरे एल्बम की कुछ साइंड कॉपीज पड़ी हुई हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें ले सकती हो। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी जगह पर उछलते हुए बोली, रियली थैंक यू सो मच कार्तिक। कार्तिक ने स्टडी रूम से वो सारे साइंड एल्बम क्रिया को दे दिए और क्रिया ने उन्हें लेने के बाद खुशी से कार्तिक को गले लगा लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, थैंक यू कार्तिक, मैं इन सभी एल्बम्स को खजाने की तरह संभाल कर रखूंगी। इस वक्त कार्तिक भी क्रिया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्रिया की बात सुनकर उसने मन ही मन कहा, थैंक यू सो मच क्रिया, मैं भी तुम्हें खजाने की तरह संभाल कर रखूंगा। ब्रेकफास्ट करके दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। क्रिया की आज कोई शूटिंग नहीं थी, इसीलिए वो भी कार्तिक के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर जा रही थी।
आज प्रिया का मूड बहुत अच्छा था, वो बाकी दिनों से ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी। कार्तिक ने जब प्रिया को इस तरह खुश देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी पर्सनल टाइम में तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? एक काम करो, आज वीकेंड में तुम ऑफ ले लो और जहां जाना हो वहां चले जाओ। कार्तिक प्रिया से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता था, पर एक मामले में वो डोमिनेटिंग था। उसने प्रिया को अपने पास रहने के लिए उसे 1 अरब के लोन से बांध डाला था। अगर कोई और रास्ता होता तो कार्तिक कभी प्रिया के साथ ऐसा नहीं करता। दूसरी तरफ खुश थी प्रिया कि उसे कार्तिक जैसा लोन क्रेडिटर मिला है जो उसका घर के मेंबर की तरह ख्याल रखता है। प्रिया ने खुश होते हुए कहा, नहीं, आज मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है, कहीं और मैं कल चली जाऊंगी। जल्दी ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। इस हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर साहानी कार्तिक की रिकवरी में उसकी मदद कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर कार्तिक के बगल में बैठी प्रिया पर गई तो उन्होंने हंसते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक, तुमने कब से फीमेल असिस्टेंट को हायर कर लिया? डॉक्टर साहनी की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी कुछ टाइम पहले ही। डॉक्टर साहनी के सामने कार्तिक प्रिया को ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर डॉक्टर साहनी को पता चल जाता कि कार्तिक प्रिया को पसंद करता है तो जल्दी ही ये बात इंडस्ट्री की गलियों में फैल जाती। कार्तिक की बात सुनकर डॉक्टर साहनी ने हंसते हुए कहा, तो आखिर तुमने लड़कियों के अपने डर को ओवरकम कर ही लिया है। कार्तिक को डॉक्टर साहनी की बात ज्यादा कुछ समझ नहीं आई। आखिर आजकल मुंबई की गलियों में ये क्या नई अफवाहें कार्तिक के बारे में फैलाई जा रही थी? उसे कब से लड़कियों से डर लगने लगा था? कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, पता नहीं लोग क्या बकवास बातें मेरे बारे में फैलाते रहते हैं। ये बात सच थी कि पिछले 5 सालों में कार्तिक कभी भी किसी लड़की के आसपास नहीं गया था और ना ही कभी किसी लड़की से बात करता था। इसका कारण ये था कि कार्तिक को अपने परिवार वालों की बताई हुई लड़कियों से शादी नहीं करनी थी और वो उन्हें डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हेट्रोफोबिया होने की झूठी बात कही थी। अगर कार्तिक कोई नॉर्मल हेल्दी इंसान होता तो उसके परिवार वाले अब तक किसी अमीर खानदान की लड़की से उसकी शादी करवा चुके होते, पर कार्तिक वैसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीना चाहता था क्योंकि उसके पास खुद पैसों की कोई कमी नहीं थी। कार्तिक एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहता था जो फ्री हो, जिसके साथ वो प्यार कर सके, उसके साथ शादी करके और हमेशा उसके साथ रह सके। फाइनली प्रिया 5 साल के बाद उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी और अब कार्तिक को अपने बारे में कुछ भी गलत कहने की जरूरत नहीं थी और न ही शायद वो अब इस सच्चाई को और छुपा सकता था। इसीलिए उसने डॉक्टर साहनी से कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, शायद लड़कियां उतनी भी डरावनी नहीं होती जितना मैंने सोच रखा था। कार्तिक की बात सुनकर डॉक्टर साहनी ने एक नजर प्रिया की तरफ देखा और उसकी तारीफ करते हुए बोले, ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि ये तो काफी क्यूट है। डॉक्टर साहनी की बात सुनकर कार्तिक काफी हैरान था। कहीं प्रोफेसर ने नोटिस तो नहीं कर लिया कार्तिक और प्रिया के बीच की केमिस्ट्री और वाइब को? प्रिया जल्दी से कार्तिक के पास आई और एक असिस्टेंट की तरह उसके कपड़े और उसका चेहरा साफ करने लगी और वो बार बार उससे पूछ भी रही थी कि कार्तिक ठीक है या नहीं। दूर खड़े डॉक्टर साहनी ध्यान से दोनों को देख रहे थे। इन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सच कहते हैं लोग, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को छुपा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रिया को परेशान होते हुए देखकर कार्तिक अपनी चमकती हुई गहरी आंखों से इनोसेंट चेहरे के साथ बहुत प्यार से क्रिया को देख रहा था। डॉक्टर साहनी जानते थे कि कार्तिक काफी टाइम से ऐसा ही है। वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खास करके जब बात प्यार की होती है, क्योंकि काफी सालों तक कार्तिक परिवार के प्यार के बिना ही पला बड़ा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स को समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कार्तिक के लिए तो अपनी फीलिंग्स को बयां करना और भी ज्यादा मुश्किल तब हो गया था जब वो व्हील चेयर पर आ गया था। उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई थी और वो खुद को और भी कम समझ रहा था। कुछ देर के आराम के बाद कार्तिक अपनी थेरेपी का दूसरा राउंड शुरू करने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक मस्क्यूलर बॉडी वाला आदमी चलते हुए अंदर आया और कार्तिक का नाम पुकारते हुए बोला, कार्तिक। कार्तिक ने जैसे ही अपना नाम सुना सिर ऊपर उठाकर देखा। इस वक्त उसकी आंखों के सामने उसका कजिन भाई आदित्य मित्तल खड़ा था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को वो कैसे समझाए कि क्रिया कौन है और उसके आसपास क्या कर रही है। इस वक्त आदित्य ने एक डार्क ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके बालों में वैक्स लगा हुआ था। उसके चेहरे के फीचर्स परफेक्ट थे और वो एक जेंटलमैन की तरह अंदर चलते हुए आ रहा था। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी इन काली काली आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए हों। कार्तिक व्हील चेयर की मदद से आदित्य के पास गया और बोला, भाई आप यहाँ। कार्तिक की बातों में थोड़ी झिझक थी और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी वो दिख रहा था। आदित्य ने अपनी सीरियस टोन में धीरे से कार्तिक से पूछा, तुम्हारी थेरेपी कैसी चल रही है? कार्तिक ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, बस सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने बताया नहीं। कार्तिक का सवाल सुनकर आदित्य ने कहा, क्या करने आया हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफकोर्स तुम्हारी थेरेपी में तुम्हारा साथ देने आया हूँ कार्तिक। आदित्य पहले भी कई बार कार्तिक की थेरेपी में उसका साथ देने आता था और घंटों यहाँ रुका करता था। कार्तिक अपने बड़े भाई की मदद पाने से काफी खुश महसूस करता था। एक्सीडेंट के बाद आदित्य ने कार्तिक का काफी ख्याल रखा था। कुछ देर बाद आदित्य ने कार्तिक से कहा, आज दादाजी का 80th बर्थडे है, तुम्हारी थेरेपी पूरी होने के बाद हम दोनों चलेंगे। जैसे ही कार्तिक ने यह बात सुनी तो वो बहुत सरप्राइज हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल सकता है। ओह गॉड, आज दादाजी का बर्थडे है पर मैं भूल कैसे सकता हूँ? कार्तिक को हैरान देखकर आदित्य ने अपना सूट ठीक करते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम दादाजी का बर्थडे भूल गए होंगे, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा परेशान हो गया और सवालिया लहजे में क्रिया की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि अब मैं क्या करूं?
क्रिया भी समझ गई थी, इसीलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका दी। अभी तक क्रिया को समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा ये हैंडसम सा लड़का आदित्य कौन है, क्योंकि एक बार बातों बातों में सोनाक्षी ने उसे आदित्य के बारे में बताया था कि वो केके प्रोडक्शन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और एक स्ट्रांग इंसान है। क्रिया ने आज तक आदित्य के बारे में काफी कुछ सुना था, पर आज पहली बार उसे इतने करीब से दिख रही थी। क्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं, और आदित्य उन लोगों में से है जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्रिया समझ गई थी कि कार्तिक को अपने दादाजी के जन्मदिन पर उनके घर जाना है। ऐसे में क्रिया के पास भी करने के लिए कोई काम नहीं था। वो नाना जी के घर जाकर आराम से अपनी बेटी कुहू के साथ खेल सकती थी। थेरेपी करते वक्त कार्तिक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका ये दर्द क्रिया से देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ही एक्सरसाइज खत्म हो गई और आदित्य डॉक्टर साहनी से पूछने लगा, मेरे भाई की थेरेपी कैसी चल रही है? डॉक्टर साहनी, जो कार्तिक के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड में कुछ लिख रहे थे, वो लिखते लिखते रुक गए और स्माइल करते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर आदित्य, आपके भाई कार्तिक मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी बॉडी में काफी इंप्रूवमेंट है। अगर वो इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहेंगे तो इस साल की एंडिंग तक शायद वो चलने भी लग जाएंगे। अभी तक कार्तिक ने भी डॉक्टर की बात सुन ली थी और उनसे कहा, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? डॉक्टर साहनी की बात सुनकर कार्तिक काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे दोबारा नई जिंदगी मिल गई है। कार्तिक को खुश देखकर आदित्य ने भी खुशी जताते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कार्तिक, तुम फिर से चलने लगोगे और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा देखूंगा। भले ही आदित्य खुश होकर ये सारी बातें बोल रहा था, पर मन ही मन उसके दिल में आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। अगर साल के अंत तक कार्तिक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगेगा तो मित्तल फैमिली में आदित्य की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो अभी बनी हुई है। आदित्य को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से ही कहा, नहीं, कार्तिक फिर से कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। असल में कार्तिक के मौसा जी और मौसी जी ने कार्तिक को अपने सगे बेटे की तरह ही माना था, और कार्तिक के मौसा जी के एक और भाई थे जिनका बेटा आदित्य था। पिछले 5 सालों में इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी और कार्तिक आदित्य को अपना बड़ा भाई मानता था और उस पर विश्वास भी करता था। कार्तिक ने भी पिछले कुछ सालों में अपने मौसा जी के परिवार को अपना परिवार बना लिया था और उनकी हर खुशी में शामिल होना जरूरी समझता था। पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये भाई आदित्य उसकी पीठ पीछे उसके लिए कुआं खोद रहा है और कभी भी उसे उस कुएं में धक्का दे सकता है। कुछ सोचकर डॉक्टर साहनी ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक, तुम्हारे पास मेरी दी हुई दवाइयां तो है ना? जल्दी ठीक होने के लिए कार्तिक एक स्पेशल तरीके की इंपोर्टेड दवाई ले रहा था, जिससे सच में उसकी बॉडी पर असर हो रहा था। उसकी बॉडी हलचल करने लगी थी। डॉक्टर साहनी की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत कहा, हाँ, मेरे पास वो दवाइयां हैं। इन सब लोगों की बातें होने के बाद आदित्य ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तो अब चले। इतना कहकर आदित्य कार्तिक की व्हीलचेयर को बाहर की तरफ धकेल ही रहा था कि कार्तिक ने व्हीलचेयर के व्हील को पकड़ लिया और कोने में खड़ी क्रिया की तरफ देखने लगा। क्रिया ने जब देखा कि कार्तिक उसे ही देख रहा है तो वो भागते हुए कार्तिक के पास आई। अचानक किसी लड़की को कार्तिक के पास आते हुए देखकर आदित्य ने हैरान होते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? क्या जवाब देगा कार्तिक क्रिया के बारे में आदित्य को? क्या कार्तिक ने उस बच्चे को पहचान लिया था और इसीलिए उसे आवाज लगाते हुए कहा, कानू। कार्तिक ने क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्रिया, ये मेरी सबसे बड़ी बहन गिन्नी का बेटा है कानू। इस साल ये पूरे 6 साल का हो गया। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है कार्तिक, तुम्हारा भांजा तो अभी से तुम्हारी तरह हैंडसम लगने लगा है। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक को भी हंसी आ गई। वहीं से क्रिया की तरफ देखा और कार्तिक से पूछा, ये कौन है? आदित्य का सवाल सुनकर कार्तिक कुछ देर चुप रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ये मेरी दोस्त है क्रिया। कार्तिक ने जानबूझकर क्रिया को अपनी दोस्त बताया था। अब बेचारा आदित्य को यह तो कह नहीं सकता था कि क्रिया उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य कुछ देर तक शक भरी नजरों से क्रिया को देखता रहा और उसके बाद कार्तिक से बोला, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में पूरी इंडस्ट्री में अफवाह है कि ये तुम्हारी वाइफ है और तुम दोनों की शादी हो चुकी है? क्या यह सच में ये प्रेग्नेंट है? आदित्य का सवाल सुनकर क्रिया और कार्तिक एकदम हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी कार्तिक ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, तुम्हें कोई दूसरों की तरह गलतफहमी हुई है। तुम तो जानते हो ना कि मीडिया हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। क्रिया बस मेरी दोस्त है और अब मेरी केयर टेकर भी। कार्तिक की बात पूरी होते ही क्रिया ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, हाँ कार्तिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बस दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आदित्य को जैसे ही दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिला तो उसने सुकून की सांस ली और हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि जब उसने पहली बार न्यूज़पेपर में ये अफवाह पढ़ी थी तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। सब लोग जानते थे कि कार्तिक पिता नहीं बन सकता है, तो फिर उसकी वाइफ और बच्चे कैसे हो सकते हैं? कार्तिक का स्कैंडल नकली था, ये जानकर आदित्य बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर कार्तिक ने मित्तल परिवार को अपना वारिस दे दिया तो आदित्य की उस घर में कोई वैल्यू नहीं बचेगी, और अगर कार्तिक हमेशा अपाहिज रहा तो आदित्य पूरे मित्तल परिवार पर राज करेगा और अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएगा। हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में आकर कार्तिक ने आदित्य से कहा, भाई तुम घर चले जाओ, मैं अपनी गाड़ी से टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आदित्य को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कार्तिक दादाजी की बर्थडे पार्टी में नहीं आया तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम प्रिया को घर क्यों नहीं लेकर चलते? ये तुम्हारी केयर टेकर है, घर पर भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक के कान खड़े हो गए और उसने मना करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो भाई, क्रिया मेरे साथ घर कैसे जा सकती है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? क्रिया मेरी केयर टेकर है, गर्लफ्रेंड नहीं। वहां सारे लोग सवाल करने लग जाएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कार्तिक ने अपनी बात रखते हुए आदित्य से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें क्रिया को घर लेकर जाना चाहिए।
वहां सब लोगों के सवाल सुनकर प्रिया अनकंफर्टेबल हो जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य ने शक करते हुए कहा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है कार्तिक? तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? और ना ही तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता है? तो क्यों ना घर चलकर इस बची खुची अफवाह को भी खत्म कर दें। घर पर अंकल आंटी और दादाजी सवाल करके मुझे परेशान कर चुके हैं। वो लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। और मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ यार। बगल में खड़ी क्रिया सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस दिन अच्छाई के नाते उसने कार्तिक की मदद की थी, पर उसे क्या पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक चुप हो गया। उसे अभी भी क्रिया को अपने साथ लेकर जाना ठीक नहीं लग रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि क्रिया को घर ले जाना अच्छा होगा या नहीं। कार्तिक को इतना परेशान देखकर क्रिया समझ गई थी कि कार्तिक उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा है। भले ही क्रिया कुछ कह नहीं रही थी, पर उसे कार्तिक की बहुत चिंता थी, और वो एक मिनट के लिए भी कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती थी। और रही बात आदित्य के आइडिया की, तो क्रिया को इसमें कोई बुराई नहीं लग रही थी। अगर वो कार्तिक के साथ उसके घर जाए तो यही सब सोचकर क्रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नीचे झुककर कार्तिक के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर कार्तिक सरप्राइज हो गया और हैरान होकर क्रिया को देखने लगा। इस वक्त क्रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, और ये देखकर कार्तिक ने भी सुकून की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम क्रिया को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, पर भाई तुम घर पर इस तरह बिहेव करना जैसे तुम क्रिया को जानते ही नहीं हो। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य ने तुरंत प्रॉमिस करते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। आदित्य भी जानता था कि कार्तिक तब तक उसके लिए खतरा नहीं बन सकता है जब तक वो इसी तरह अपाहिज रहेगा। भले ही उसने अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड क्यों ना ढूंढ ली हो, कार्तिक चाहे कुछ भी कहे, पर आदित्य को शक हो रहा था कि क्रिया और कार्तिक के बीच में कुछ तो है। ये लोग दोस्त से ज्यादा किसी रिश्ते में हैं। जल्दी ही आपस में डिस्कस करके सारे लोग गाड़ी में बैठ गए। इस वक्त कार्तिक लगातार क्रिया की तरफ देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने क्रिया से पूछ लिया, क्रिया तुम श्योर होना कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? कार्तिक बस कंफर्म करना चाहता था कि कहीं क्रिया किसी दबाव में आकर उसके साथ तो नहीं चल रही है। पर इस वक्त क्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, और खिड़की के बाहर से आती सूरज की पूरी चमक उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा रुबावदार और चमक बिखेर रहा था। क्रिया ने स्माइल करते हुए कार्तिक से कहा, ऑफ कोर्स कार्तिक, क्या तुम्हें कहीं से लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? क्रिया का क्यूट सा चेहरा देखकर कार्तिक किसी छोटे बच्चे की तरह शर्माने लगा और अपने होठ काटने लगा। उसके सुर्ख लाल होठ सूरज की रोशनी में और भी चमक रहे थे। कार्तिक ने स्माइल करते हुए क्रिया से कहा, ऑलराइट देन, तुम मेरे साथ वहां चलो, लेकिन अगर परिवार में किसी ने भी तुमसे ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया जिसका जवाब तुम ना दे पाओ तो तुम मुझे बता देना। तुम्हें किसी के सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वापस अपने विला में आऊंगा। कार्तिक के दिमाग में अभी से इमेजिनेशन चल रही थी कि क्रिया को उसके साथ देखकर उसके घरवाले एक के बाद एक इन दोनों पर हमला कर रहे हैं, और उसकी तीनों बहनें तो बेचारी क्रिया की जान ही खा जाएंगी। खास करके दीक्षा अपना एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म खोलकर बैठ जाएगी और जासूसों की तरह बेचारी क्रिया पर हमला बोल देगी। क्रिया के दिमाग में अभी कुछ चल रहा था, इसीलिए उसने कार्तिक की बात सुनकर कहा, ठीक है, पर क्या उससे पहले मैं थोड़ी शॉपिंग कर सकती हूँ? मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने रोक दी। कार्तिक ने क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेले गाड़ी में बैठकर क्या करूंगा? कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहते हो, कल की तरह यहाँ पर भी लोग तुम्हें और मुझे साथ में देखकर कपल बोले और फ्री में सारा सामान दे दें? कार्तिक तुम यहीं पर गाड़ी में बैठो, मैं जल्दी ही शॉपिंग करके आती हूँ, तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल वाला सीन याद आते ही कार्तिक के चेहरे पर भी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है जाओ, मैं भी नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें गॉसिप करने वाली आंटियां अंकल मिले। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद एक ब्लैक यूनिफॉर्म जैकेट में एक यंग इंसान पूरे हक के साथ कार्तिक की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ गया। उस खूबसूरत इंसान को देखकर एक बार के लिए तो कार्तिक भी हैरान हो गया। उसकी भी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। कार्तिक उस इंसान को देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि बगल में बैठा इंसान कार्तिक की तरफ आंख मारते हुए बोला, क्या हुआ कार्तिक, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यार मैं हूँ क्रिया। जैसे ही कार्तिक ने क्रिया का नाम सुना तो उसने हैरानी से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए, क्योंकि इस गेटअप में क्रिया बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। कार्तिक तो अभी तक क्रिया को अनजान आदमी समझकर गाड़ी से बाहर फेंक चुका होता। शुक्र है कि क्रिया ने वक्त पर ही खुद की पहचान बता दी। कार्तिक ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ क्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त क्रिया ने बालों में सिल्वर कलर की विग पहनी हुई थी। उसके बालों में सिल्वर कलर के ईयर कफ लगे हुए थे। वो अपने इस नए मेकअप में काफी स्मार्ट और हैंडसम दिखाई दे रही थी। कार्तिक बोला, तुम तो बिल्कुल किसी यंग हैंडसम लड़के की तरह दिख रही हो यार, अगर मैं लड़की होता तो तुम्हें प्रपोज कर देता। कार्तिक की ये बात सुनकर क्रिया ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दी। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ये गेटअप तुम्हें कई प्रॉब्लम्स से बचा लेगा? वैसे प्रपोज वाली बात तो वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत डिसेंट किस्म का लड़का हूँ और शादी वादी नहीं कर सकता, और किसी लड़के से तो बिल्कुल नहीं। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक को भी हंसी आ गई और उसने भी हंसते हुए क्रिया से कहा, एक्चुअली यू आर राइट। कुछ सोचकर क्रिया ने कार्तिक से कहा, आज से मेरा नाम समीर होगा और मुझे इसी नाम से बुलाना। कार्तिक ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपने ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए गाड़ी को मित्तल मेंशन की तरफ लेकर चलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन के गार्डन में इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों को दीक्षा के दादाजी के 80th बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था। आज दीक्षा के दादाजी अरविंद मित्तल का जन्मदिन था। यहाँ आए हुए कई मेहमान और उनके रिश्तेदार और फैमिली फ्रेंड्स थे, और कई लोग मुंबई की बड़ी बड़ी फैमिलीज के मेंबर थे। पार्टी में आए हुए सभी लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि ये एक बर्थडे पार्टी है, पर सिर्फ घर वालों को पता था कि इस पार्टी को रखने का मकसद कार्तिक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना है। अगर कार्तिक को पता होता कि ये पार्टी उसके लिए स्वयंवर का काम करने वाली है तो कार्तिक यहाँ आने से पहले ही मुंबई छोड़कर भाग जाता।
प्रिया ने कार्तिक की व्हील चेयर को धक्का देते हुए गार्डन के ईस्ट गेट से अंदर की तरफ एंटर किया, जहां आसपास काफी शांति दिखाई दे रही थी। इतने बड़े और आलीशान मित्तल मेंशन को देखकर प्रिया समझ गई थी कि कार्तिक किसी खरबपति परिवार का बेटा है। ऊपर से इस पूरे मेंशन की खूबसूरती मुंबई के किसी और मेंशन से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। प्रिया ने मित्तल मेंशन की शान और शौकत देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत ज्यादा अमीर है। कार्तिक ने बिना क्रिया की तरफ देखे एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, इतना पैसा होने का क्या फायदा जब जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी है। इस वक्त कार्तिक की बातों में उदासी साफ नजर आ रही थी, जिसे क्रिया भी महसूस कर पा रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था कि कार्तिक अभी भी अपनी कमजोरी से बाहर नहीं निकल पाया है। वो चाहकर भी कार्तिक के लिए इस वक्त मन ही मन उसकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। क्रिया ने मन ही मन कार्तिक से कहा, थोड़ा सब्र करो कार्तिक, एक दिन तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर दोनों गार्डन के अंदर की तरफ उस गार्डन की खूबसूरती को निहारते हुए जाने लगे। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े तो उन लोगों ने एक छोटे से बच्चे को घास पर बैठा हुआ देखा। कौन है ये छोटा बच्चा, और क्या वाकई क्रिया खुद को कार्तिक के परिवार से छुपाने में कामयाब हो जाएगी या फिर पकड़ी? हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ घास पर बैठे हुए कानू ने जब किसी को अपना नाम पुकारते हुए देखा तो नजर उठाकर ऊपर देखने लगा। सामने उसे अपने कार्तिक मामा नजर आ रहे थे। कार्तिक को अपने सामने देखकर कानू भागते हुए आया और कार्तिक को कसकर गले लगा लिया। मामा आप आ गए। गले लगाते हुए देखकर कार्तिक ने भी कसकर अपने भांजे को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कानू जल्दी से कार्तिक से अलग हुआ और अपने छोटे छोटे नन्हे हाथ खोलकर अपनी गुलेल अपने मामा कार्तिक को दिखाते हुए कहने लगा, मैं कब से इस गुलेल से आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कानू की बात को सुनकर कार्तिक हंसते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुमने अभी तक किसी आम को नीचे गिराया? कानू अपने मामा की बात सुनकर धीरे से नो कहने लगा। कार्तिक हंसते हुए कानू से कह रहा था, फिर तो तुमको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कानू ने अपने मामा की तरफ देखा और कहा, ओके, और कहते हुए बोलने लगा, मामू आप अगली बार आओ तब मेरे लिए नई गुलेल लेकर आना। मेरे दोस्त चीनू की गुलेल मुझसे बड़ी है, इसीलिए वो हमेशा मेरा मजाक बनाता रहता है। कार्तिक छोटे कानू की बातों को सुनकर हंसते हुए कहने लगा, यस डियर, व्हाई नॉट, मैं तुम्हें पूरे घर में सबसे बड़ी गुलेल लाकर दूंगा। कानू खुश होते हुए उछलते हुए अपने मामू को थैंक यू बोलने लगा। कार्तिक जैसे ही क्रिया से खुद के घर के अंदर ले चलने के लिए बोल रहा था, तभी उनको ऐसा लगा कि दीवार के दूसरी साइड किसी की बात करने की आवाज आ रही है। कार्तिक ने किसी को ये बोलते हुए सुना कि उसके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन का तो एक बहाना है, लेकिन वो लोग तो एक्चुअल में अपने पोते के लिए रिश्ता ढूंढने में लगे हुए हैं। हमें अपना बेस्ट देना होगा। अगर उनके बेटे ने तुमको नोटिस कर लिया और तुमको वाइफ बनाने का सोचा तो हमारी फैमिली के लिए ये एक वरदान होगा। ये सुनकर एक लड़की ने पूछा, मॉम आप उन दोनों में से कौन से बेटे की बात कर रहे हो? ये सुनकर लड़की की मां ने गुस्से से बोला, ऑफ कोर्स आदित्य की बात हो रही है यहाँ। कार्तिक तो वैसे भी एक अपाहिज इंसान है, उससे शादी करके भला कौन अपनी लाइफ काट सकता है? ये सुनकर लड़की ने अपनी मां से कहा, बट मॉम मैंने सुना है कि कार्तिक भी अब इस फैमिली का वारिस है। ये सुनकर लड़की की मां ने उससे कहा, बेटा वो तो कभी भी पिता नहीं बन सकता। ये सारी बातें दीवार की दूसरी साइड कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से में अपनी व्हील चेयर के हैंडल को पकड़ लिया था। कार्तिक चुपचाप बैठा सोचने लगा कि प्रिया ये सब कुछ सुनकर क्या सोच रही होगी। प्रिया ने भी उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। कार्तिक ने उन लोगों की बातों को अवॉइड किया और क्रिया से कुछ कहने लगा। तभी उसने देखा कि क्रिया दीवार के दूसरी ओर पहुंच गई। क्रिया देखना चाहती थी कि वो लोग कौन हैं जो पीछे से कार्तिक के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। क्रिया ने देखा कि 2-3 औरतें पेड़ के नीचे खड़ी होकर कार्तिक की बुराई कर रही थी। तभी क्रिया की नजर पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जिसपे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। वो फौरन कानू से उसकी गुलेल छीन कर ले आई और उसने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा। ये सब देखकर कार्तिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्रिया! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मधुमक्खी का छत्ता आकर सीधे उन औरतों के बीच में गिर गया जो कार्तिक की बुराई कर रही थी। वो औरतें घबरा गई और चिल्लाकर कहने लगी, आउच, व्हाट इज दिस? मधुमक्खियां गुस्से में निकलकर उन औरतों के पास आने लगी और उनके चेहरे के आसपास जाकर भिनभिनाने लगी। कुछ मक्खियों ने तो उन्हें काट भी लिया और वो औरतें जोर जोर से चीखने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने तो कोई भूत देख लिया हो। क्रिया जल्दी से भागकर कार्तिक के पास चली गई। इधर वो दोनों औरतें दर्द से चिल्ला रही थी। क्रिया कानू के पास गई और उसकी गुलेल वापस की और फिर भागते हुए कार्तिक के पास आकर उसके कान में कुछ कहने लगी। कार्तिक को क्रिया की हरकतों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, बट वो बेचारा क्या ही कर सकता था। क्रिया ने तो वाकई उन औरतों का मुंह बंद करवा दिया था। बहुत सारे मेहमान मित्तल फैमिली के बड़े से मेन हॉल में इकट्ठा होते नजर आ रहे थे। अरविंद भी वहीं बैठा हुआ था। अरविंद को देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत अच्छे मूड में है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जो उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहा था। आने वाले सारे मेहमान अरविंद को बहुत सारी बधाइयां दे रहे थे। अरविंद के 2 बेटे थे, एक बेटा जगदीश मित्तल और छोटा संजय मित्तल। वो दोनों ही मेहमानों को संभालने में बिजी थे। वहां पे मौजूद लोगों में से बहुत सारे लोग मुंबई के टॉप बिजनेसमैन थे और मित्तल फैमिली के फैमिली फ्रेंड्स थे। जब उन लोगों को इस पार्टी के लिए इन्विटेशन मिला तो वो समझ गए थे कि इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही थी और इसीलिए वो सब लोग अपने साथ अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे। पार्टी में आए हुए सभी लोग ये जानते थे कि मित्तल फैमिली सीक्रेटली रिश्ता जोड़ने का प्लान कर रही है। उन लोगों के पास अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े और पावरफुल फैमिली में करने का ये एक बहुत अच्छा मौका था जिसे वो किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। वो सब लोग मित्तल फैमिली में समधी बनने का सपना देख रहे थे। उन लोगों को कार्तिक के बारे में सब पता था, इसीलिए वो कार्तिक को नजरअंदाज कर रहे थे और सबकी निगाहें बस आदित्य पे ही टिकी हुई थी। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि पार्टी सिर्फ कार्तिक के लिए रखी गई थी।
वहां आए सारे लोग इस बात से बेखबर थे। कार्तिक के दादाजी और उसके मम्मी पापा ने बहुत सोच समझ कर ही ये पार्टी रखने का फैसला किया था। कार्तिक के अपाहिज होने के बाद भी मित्तल फैमिली का कार्तिक के लिए एक अच्छी और केयरिंग जीवन साथी ढूंढ पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि मित्तल फैमिली का नाम और स्टेटस ही काफी था। हाल में कार्तिक और आदित्य दोनों ही थे, पर वहां सारी लड़कियों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आदित्य की तरफ ही था। वो सारी लड़कियां आदित्य के आसपास ही घूम रही थीं। उस दिन आदित्य ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे अलग है, और वहां हर एक लड़की और उनके माता पिता को आदित्य जैसे स्मार्ट जेंटलमैन की ही तो तलाश थी। अपने आसपास इतनी सारी लड़कियों को देखकर आदित्य बहुत खुश हो रहा था। आदित्य के लिए ये सब कोई नई बात तो थी नहीं। वो ऐसा इंसान था जो किसी भी काम में कामयाबी हासिल कर लेता था। वो बचपन में अपने स्कूल टाइम से ही लड़कियों के बीच में काफी फेमस रहता था। बट आदित्य जानता था कि वो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता था। वो मन ही मन सोचता कि क्या फायदा इतने टैलेंटेड होने का। आदित्य कार्तिक से कुछ साल ही बड़ा था, लेकिन वो सच्चाई जानता था कि मित्तल फैमिली का असली वारिस तो कार्तिक ही है। लेकिन हालत बहुत बदल गए थे। कार्तिक अपाहिज था और आदित्य के पास अपनी किस्मत को बदलने का ये गोल्डन चांस था कि वो अपने दादाजी की नजरों में अच्छा बन के रहे और कार्तिक को बुरा साबित कर दे। तो कुछ दिनों बाद आदित्य ही मित्तल फैमिली का वारिस होता। मुकेश की तीनों बेटियों ने दादाजी को लाए हुए गिफ्ट्स दिए थे, और वहीं आदित्य ने अपने दादाजी को उनके बर्थडे की बहुत सारी बधाइयां दी थी और उनके सामने एक लकड़ी का बॉक्स रख के बोला, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, आप हमेशा हंसते रहें। अरविंद आदित्य का बॉक्स खोलने लगा, इतने में हॉल में आए सभी मेहमान आदित्य का गिफ्ट देखने के लिए वहां जमा हो गए थे। दादाजी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक लाल रंग के हीरों से जड़ा हुआ ब्रेसलेट था। वहां खड़े हुए बहुत सारे लोग यही सोचने लग गए कि ये ब्रेसलेट कितना महंगा होगा। आदित्य की मां शीतल आगे आके अरविंद से कहने लगी, डैड, आप नहीं जानते कि ये छोटे से हीरों से जड़े हुए ब्रेसलेट की कीमत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आदित्य ने इस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और इसकी खासियत यह है कि इसको केदारनाथ मंदिर के सबसे बड़े पंडित केशु ने अपने हाथों से छूकर इस पर अपना आशीर्वाद दिया है। दादाजी आदित्य के गिफ्ट से काफी खुश थे। उस छोटे से ब्रेसलेट की कीमत 8 करोड़ थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ब्रेसलेट को सबसे बड़े मंदिर के पुजारी ने अपना आशीर्वाद दिया था। वहां खड़े सब लोग ब्रेसलेट को देखकर आपस में बातें करते हुए कहने लगे, ओह माय गॉड, 8 करोड़ रुपए का ब्रेसलेट, ये जरूर बहुत महंगे हीरे होंगे, देखो इनकी चमक कितनी ज्यादा है। आदित्य जरूर अपने दादाजी को बहुत प्यार करता होगा। अरविंद ने आदित्य से वो ब्रेसलेट लिया और मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलने लगे।